ओके जी स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका पैथोलॉजी। आपकी जो नर्वस सिस्टम है उसकी पैथोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे, और आपके नर्वस सिस्टम की जो पैथोलॉजी जहाँ से हम स्टार्ट लेंगे वो होगा आपका एक तरह से मूवमेंट डिसऑर्डर्स। कौन सा आपका एक तरह से मूवमेंट डिसऑर्डर्स को जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म की जो मूवमेंट डिसऑर्डर्स हैं उनका क्या सीन होता है। ठीक है, तो साथ साथ आपने जो है इनके नोट्स बनाते जाना है, फिर जो है वो लास्ट पे आपने इनको कंबाइन करके अपनी बुक से याद कर लेना है। और जिनका कोई भी क्वेश्चन होगा तो जैसे ही मैं मतलब कि देखूंगा तो मैं उनको रिप्लाई कर दूंगा, उन्होंने परेशान नहीं होना। आज अब हम जो पहले आपके मूवमेंट डिसऑर्डर जिन मूवमेंट डिसऑर्डर को हम डिस्कस करेंगे वो होंगे आपके एक तरह से ट्रीमर्स। किनको हम डिस्कस करेंगे? आपके होंगे ट्रिमर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपके घर में बहुत सारे बुजुर्ग जो है वो मौजूद है, तो उनके अक्सर जो होते हैं ना, उनके एक तरह से हाथ होते हैं, पाँव होते हैं, ये सर जो होते हैं ना वो हिल रहा होता है, मतलब कि जो जब वो बूढ़े हो जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि मतलब उनमें क्यों होता है, ठीक है, या फिर उनकी क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं, फिर हमने उनका इलाज कैसे करना है, ये सारी जो है हम इन चीजों में देखेंगे। तो पहले आपने समझना कि जो ट्रिमर्स होते हैं इनकी डेफिनेशन क्या है, ट्रिमर्स होते क्या है। ठीक है, तो आपने कहना है कि जब भी किसी भी आपकी ब्रेन पैथोलॉजी के अंदर, ठीक है, जब भी आपकी ब्रेन की कोई भी पैथोलॉजी हो जाए जो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें आपकी बॉडी का चाहे एक ऑर्गन हो या एक ऑर्गन से ज्यादा ऑर्गन हो, उनकी इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी ब्रेन की कोई पैथोलॉजी हो जाए, ब्रेन की कोई लीजन्स हो जाए, ब्रेन डैमेज हो जाए, उम्र उम्र के साथ साथ आपके अडल्ट में भी हो सकता है, जब उसको एक तरह से ब्रेन ट्रॉमा हो जाए अडल्ट में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये है ये ओल्डर एज में होता है, क्योंकि उनमें एक तरह से जो है वो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज स्टार्ट हो जाती है। जो हम देखेंगे तो उनमें क्या होता है कि आपकी बॉडी के जो एक ऑर्गन या एक से ज्यादा ऑर्गन्स की क्या इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो आपने इसकी डेफिनेशन में क्या लिखना है, आपने कहना है कि रिदमिक इनवॉलेंट्री मूवमेंट। ठीक है, क्या होता है कि आपके एक तरह से रिदमिक इनवॉलेंट्री मूवमेंट, ठीक है, रिदमिक इनवॉलेंट्री मूवमेंट यानी कि क्या होता है कि आपकी इनवॉलेंट्री यानी कि वॉलेंट्री मूवमेंट नहीं होती, ये हमेशा इनवॉलेंट्री मूवमेंट ही होती है। ठीक है, रिदमिक इनवॉलेंट्री क्या होती है कि मूवमेंट होती है। ठीक है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है किसकी? ऑफ वन, एक की, या मोर देन वन। ठीक है, ऑफ वन या मोर देन वन बॉडी पार्ट्स। ठीक है, आपके क्या होता है इन एनी ब्रेन पैथोलॉजी, यानी कि किसी भी ब्रेन पैथोलॉजी के अंदर जब आपकी बॉडी के एक पार्ट या एक से ज्यादा पार्ट्स की इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स जो है वो स्टार्ट हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? उस कंडीशन को हम कहते हैं आपके ट्रिमर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने इसका इंट्रोडक्शन में लिखना है। अब हम आते हैं कि जो आपके ट्रिमर्स है ना, इनकी एक तरह से टाइप्स क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके जो ट्रिमर्स होते हैं इनकी टाइप्स क्या है, या आपकी जो ट्रिमर्स है इनकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो अब हम जो है वो आपके ट्रिमर्स की जो है वो क्लासिफिकेशन करेंगे, और ये क्लासिफिकेशन आपने जो है वो लाजमी समझनी है। तो आपने कहना है कि क्या होते हैं कि पहले आपने सबसे ऊपर क्या लिखना है? ट्रिमर्स लिखने हैं। फिर आपने कहना है कि जो ट्रिमर्स होते हैं इनकी पहले तो मेन दो क्लासिफिकेशन होती है, यानी कि ट्रिमर्स की मेन दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप होती हैं? यानी कि एक होती है आपके रेस्टिंग ट्रिमर्स। ठीक है, कौन सी? रेस्टिंग ट्रिमर। रेस्टिंग से क्या मुराद है? यानी कि ऐसे ट्रिमर्स होंगे, यानी कि आपकी बॉडी के एक या एक से ज्यादा पार्ट्स की जो मूवमेंट होगी वो उस वक्त होगी जब आपका जो इंडिविजुअल है या आपका जो पेशेंट है वो क्या हो? वो रेस्ट पे हो, यानी कि वो बैठा हुआ हो और सुकून, मतलब कि सुकून में हो, रेस्ट में हो, तो उसमें आपके क्या होंगे? आपके रेस्टिंग ट्रीमर्स होंगे। फिर आपके दूसरे जो होते हैं वो आपके एक्शन ट्रीमर्स होंगे। एक्शन से क्या मुराद है? यानी कि जब वो कोई काम करेगा, ठीक है, यानी कि जब वो कोई काम करेगा तो जैसे ही वो आपका काम करेगा तो उस दौरान क्या हो जाएंगे? उसका बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होंगे उनकी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये अपनी मेन क्लासिफिकेशन लिखनी है। फिर आपने कहना है कि यार ये जो आपके ट्रिमर्स होते हैं इनकी मेन दो क्लासिफिकेशन होती है, रेस्टिंग होते हैं, ये एक्शन में होते हैं। ठीक है, फिर आपने कहना है कि जो आपके एक्शन ट्रिमर्स होते हैं ना, एक्शन ट्रिमर्स, वो आगे मजीद जो होती है उनकी मजीद जो डिवीजन होती है उनकी मजीद सब क्लासिफिकेशन होती है। आपने कहना है कि एक होता है आपके पोस्चरल ट्रिमर्स। कौन से होते हैं? आपके एक तरह से पोस्चरल ट्रिमर्स होते हैं। ठीक है, और दूसरे आपके एक तरह से इंटेंशन ट्रिमर्स होते हैं। कौन सी? आपके एक तरह से इंटेंशन ट्रिमर्स होती हैं। अब ये आपके पोस्टरल ट्रिमर्स या इंटेंशन ट्रिमर्स, इनसे क्या मुराद है? देखिए, आपने कहना है कि जो आपके एक तरह से पोस्टरल ट्रिमर्स होते हैं ना, पोस्टरल से क्या मुराद है? यानी कि जब आपकी बॉडी का कोई खास पोजीशन होगी, आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स होंगे जब उनकी कोई खास पोजीशन होगी, तो उस वक्त आपको क्या होंगे? उस वक्त जो आपको इनवॉलेंट्री मूवमेंट होगी आपकी बॉडी के ऑर्गन्स की, तो उसको हम कहेंगे पोस्टरल ट्रिमर्स। और इंटेंशन ट्रिमर्स क्या होते हैं? इंटेंशन ट्रिमर्स में हम देखेंगे कि इनमें क्या होता है कि आपके
जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनकी एक तरह से इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है जब वो आपके कोई स्ट्रेस वगैरह लेते हैं, ठीक है, जब वो कोई स्ट्रेस वगैरह लेते हैं तो उस वक्त उनके बॉडी के ऑर्गन्स की क्या हो जाती है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अभी तक आपने इनकी जो है वो एक्शन ट्रिमर्स की मजीद जो क्लासिफिकेशन पोस्चरल और इंटेंशन ट्रिमर्स जो है वो लिखने हैं। फिर आपने कहना है कि जो आपके पोस्टरल ट्रिमर्स हैं, ठीक है, जो आपके पोस्टरल ट्रिमर्स हैं इनको हमने मजीद जो है वो क्लासीफाई किया हुआ है तीन में, ठीक है। आपने कहना है कि एक होते हैं इनको एसेंशियल ट्रिमर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं एसेंशियल ट्रिमर्स कहते हैं। फिर आपने कहना है कि एक को हम कहते हैं ऑर्थोस्टेटिक, क्या होता है कि आपके एक तरह से ऑर्थोस्टेटिक होते हैं, ठीक है, ऑर्थोस्टेटिक होते हैं। और जो तीसरी क्लासिफिकेशन होती है वो होती है आपके एक तरह से फिजियोलॉजिकल, ठीक है, कौन सी होगी आपके एक तरह से फिजियोलॉजिकल ट्रिमर्स होंगी। आपने इस तरह इसकी क्लासिफिकेशन लिखनी है कि एक्शन की मेनली दो होते हैं, पोस्चरल, इंटेंशन, ठीक है। पोस्चरल में मजीद तीन आती हैं आपकी, एसेंशियल होती है, आर्थोस्टेटिक होती है और फिजियोलॉजिकल ट्रिमर्स आपको आते हैं, ठीक है। तो फिर इसके अलावा ये जो आपके मेन ट्रिमर्स होते हैं इनकी ये क्लासिफिकेशन है। लेकिन इससे हट के हम जो है वो कुछ और भी ट्रिमर्स डिस्कस करेंगे जो हमने ये है वो आपकी बायो में भी पढ़े थे। इनमें क्या होता है कि आपके एक तरह से फ्लैपिंग ट्रिमर्स आते हैं, ठीक है, कौन सी आपके एक तरह से फ्लैपिंग ट्रिमर्स आती हैं, ठीक है, हमने वहां पे भी पढ़े थे, फ्लैपिंग ट्रिमर्स हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा आपके क्या होंगे, आपके एक तरह से फंक्शनल ट्रिमर्स होंगे, ठीक है, फंक्शनल ट्रिमर्स होंगे, इनको हम भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपने इनकी क्लासिफिकेशन लिखनी है कि आपके जो ट्रिमर्स होते हैं इनकी एक तरह से क्लासिफिकेशन क्या है। अब हम आते हैं आपकी जो रेस्टिंग ट्रिमर्स हैं कि रेस्टिंग ट्रिमर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं और उनका सारा क्या सीन होता है, ठीक है। अब हम जो दिन आपके ट्रिमर्स को डिस्कस करेंगे वो पहली टाइप्स होगी जिसको हम कहते हैं आपके रेस्टिंग ट्रिमर्स, ठीक है, कौन सी होंगी आपके एक तरह से रेस्टिंग ट्रिमर्स होंगे। देखिए रेस्टिंग नाम भी शो कर रहा है कि क्या होंगे, ये ऐसे ट्रिमर्स होंगे जो मतलब कि आपकी जब भी कोई बॉडी होगी वो रेस्ट पे होगी तो उस वक्त आपको ये सारे ट्रिमर्स आएंगे, ठीक है। अभी आपने लिखना है कि ये कब होंगे, आपने कहना है कि प्रेजेंट एट रेस्ट, ठीक है, जब भी आपका इंडिविजुअल, ठीक है, आपका कोई जो पेशेंट होगा जब वो बैठा हुआ होगा, ठीक है, प्रेजेंट एट रेस्ट यानी कि जब वो बैठा हुआ होगा, ठीक है, तो उस वक्त उसको ये वाले ट्रिमर्स आएंगे, प्रेजेंट एट रेस्ट होंगी। लेकिन जब ये जो पेशेंट होगा, ठीक है, जब भी आप कोई काम करेगा, ठीक है, जब भी ये कोई काम करेगा तो ये क्या होगी, ठीक हो जाएंगी, इम्प्रूव्स ऑन एक्शन, ठीक है। यानी कि रेस्टिंग ट्रिमर ऐसे ट्रिमर्स होती हैं जब आपका जो इंडिविजुअल होता है, जब आपको कोई पेशेंट होता है वो बैठा हुआ होता है तो उस वक्त उसको ट्रिमर्स आते हैं। लेकिन जब ये कोई काम करता है, ठीक है, जब भी ये कोई काम करता है तो उस वक्त इसको ये ट्रिमर्स होते हैं ये ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने इसके बारे में लिखना है। अब ये जो ट्रिमर्स होते हैं ना, ठीक है, ये जो आपके रेस्टिंग ट्रिमर्स होते हैं इनमें क्या होता है, देखिए इनमें ये सीन होता है कि जो आपका पेशेंट जब बैठा हुआ होगा ना तो आपने उसको क्या करना है, आपने उसके हैंड्स की एक तरह से मूवमेंट को एब्जॉर्ब करना है, किसके हैंड्स की जो मूवमेंट होगी ना उसको आपने एब्जॉर्ब करना है, उसको देखना है। जैसे ही वो बैठा हुआ होगा ना तो उसके हैंड्स की मूवमेंट ऐसी होगी जैसे वो कोई तस्बीह पढ़ रहा है, ठीक है, जैसे क्या कर रहा है, कोई तस्बीह वगैरह पढ़ रहा है। आपने अक्सर देखा होगा बूढ़े लोगों में, तो जब वो बैठे होते हैं ना, ठीक है, तो अगर उनमें रेस्टिंग ट्रिमर्स होंगे तो वो बैठे बैठे उनकी हैंड्स की मूवमेंट ऐसी होगी जैसे मतलब कि वो कोई तस्बीह वगैरह पढ़ रहे। तो इस ट्रिमर्स को हम कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं कि आपके एक तरह से पिल रोलिंग ट्रिमर्स कौन सी होती हैं, आपने कहना है कि आपके एक तरह से पिल रोलिंग ट्रिमर्स होते हैं, यानी कि वो ऐसे होगा जैसे मतलब वो कोई तस्बीह पढ़ रहा है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो कहते हैं कि पिल रोलिंग ट्रिमर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो आपने कहना है कि ये आपके रेस्टिंग ट्रिमर्स होते हैं और आपके पेशेंट के हैंड्स की मूवमेंट ऐसी होगी जैसे वो कोई तस्बीह वगैरह पढ़ रहा है, ठीक है, पिल रोलिंग ट्रिमर्स होते हैं। आगे हम एक कंडीशन पढ़ेंगे, वो कहते हैं कि पिल रोलिंग ट्रिमर्स जो होते हैं वो कौन सी ऐसी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होती है जिसमें देखे जाते हैं, जो अब अभी पढ़ेंगे, इसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है इसी लिहाज से कि कौन सी ऐसी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है जिसमें आपकी पिल रोलिंग ट्रिमर्स देखते हैं। तो आपने कहना कि पिल रोलिंग ट्रिमर्स तो रेस्टिंग ट्रिमर्स होती हैं और कौन सी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होती है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि या फिर एक तो आपने देख लिया कि इनकी हैंड्स की मूवमेंट ऐसी होगी जैसे वो तस्वीर पढ़ रहा है, या फिर इनके हैंड्स की मूवमेंट जो होगी वो ऐसी होगी जैसे वो कोई स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, क्या होता है जो स्क्रू ड्राइवर है वो यूज कर रहा है। देखिए स्क्रू ड्राइवर का क्या मतलब होता है, आप में से अक्सर बच्चों को पता होगा कि जब वो किसी ऑटोमोबाइल की दुकान जाते हो, ठीक है, ऑटोमोबाइल की दुकान पे जाते हो, ठीक है, वहां पे आपका जो आपकी कार्स वगैरह ठीक हो रही होती हैं तो वहां पे वो क्या यूज करते हैं, स्क्रू ड्राइवर यूज कर रहे होते हैं, ऐसे ही है ना। तो वो स्क्रू ड्राइवर जिस आपकी अगर आपको वो प्रॉपर एक्शन याद हो, वो प्रॉपर उनकी लाइक जिस तरह वो यूज कर रहे होते हैं वो प्रॉपर आपको मैकेनिज्म पता हो, ठीक है, वो प्रॉपर एक्शन याद हो,
तो उनकी जो मूवमेंट होती है ना वो भी सेम इसी तरह होती है, ठीक है। यानी कि जो आपका ये वाला रेस्टिंग ट्रीमर्स का पेशेंट होगा, उसके हैंड्स की मूवमेंट ऐसी होगी जैसे वो कोई स्क्रू ड्राइवर यूज कर रहा है, ठीक है। जिस तरह आपकी ऑटोमोबाइल पे जो है वो यूज कर रहे होते हैं, तो स्क्रू ड्राइवर जो है वो यूज कर रहा है, तो इसके हैंड्स की मूवमेंट ऐसी होगी, ठीक है। तो ये आपने इसके बारे में याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मतलब कि ये सारी चीजें आ गई कि आपके रेस्ट पे होगा, एक्शन पे ठीक हो जाएगा, पिल रोलिंग ट्रिमर या आपके स्क्रू ड्राइवर ट्रिमर जो होंगे इनमें होंगे। अब ये जो पेशेंट होता है ना, इसकी वजह क्या है कि इनमें जनाब आपका एक तरह से जो आपके जो रेस्टिंग ट्रिमर्स होते हैं वो आपका हो जाता है। तो आपने कहना है कि ये जो लोग होते हैं ना, इनकी काज क्या है, ठीक है। काज में आपने लिखना है कि जो आपका मिड ब्रेन होता है, कौन सा, जो आपका मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं आपके एक तरह से सबस्टेंशिया नाइग्रा। कौन सा कहते हैं आपके एक तरह से, सबस्टेंशिया नाइग्रा, ठीक है, सबस्टेंशिया नाइग्रा। वो सबस्टेंशिया नाइग्रा जो होता है वो आपका डैमेज हो जाता है। देखो हमने जो है वो आपका टेबल पढ़ा था, ठीक है, जिसमें आपके डिफरेंट न्यूरो हमने पढ़े थे। और उन न्यूरो से हमने देखा था कि आपका एक तरह से आपका वेंट्रल टैगमेंटम एरिया और आपका क्या होता है, आपका एक तरह से सबस्टेंशिया नाइग्रा होता है। क्या होता है आपका, जो हमने वहां पे पढ़ा था कि क्या होता है कि आपका जो मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन में आपका वेंट्रल टैगमेंटम एरिया होता है और आपका जो सबस्टेंशियल नाइग्रा होता है, ये क्या करते हैं, ये आपको डोपामीन की प्रोडक्शन करवाते हैं। ऐसे ही हमने वहां पे पढ़ा था ना, अगर आपको वो टेबल याद हो, कि वो मतलब कि आपके मिड ब्रेन में सबस्टेंशियल नाइग्रा और वेंट्रो टैगमेंटल एरिया होते हैं जो क्या करते हैं, डोपामीन की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आपके रेस्टिंग ट्यूमर्स के पेशेंट होते हैं, इनमें क्या होता है कि मिड ब्रेन के अंदर किसी भी वजह से या एज के साथ साथ जो आपका सब्सटेंशियल नाइग्रा होता है ये डैमेज हो जाता है। जब आपका सब्सटेंशियल नाइग्रा डैमेज हो जाता है, तो इन लोगों में क्या होता है, इन लोगों में डोपामीन का लेवल जो होता है वो कम होगा या ज्यादा होगा, इन लोगों में जो डोपामीन का लेवल होता है वो कम हो जाता है। और जब डोपामीन का लेवल कम हो जाता है तो इस वजह से इनको क्या आते हैं, इस वजह से इनको रेस्टिंग ट्रिमर्स आते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई इनकी काज पूछ ले तो मतलब कि रेस्टिंग ट्रिमर या पिल रोलिंग ट्रिमर या स्क्रू ड्राइवर ट्रिमर जो होते हैं वो क्यों होते हैं, तो आपने कहना है कि देखो मिड ब्रेन के अंदर सबस्टेंशियल नाइग्रा एक पार्ट होता है, ठीक है, जिसका नॉर्मली काम ये होता है कि उसने डोपामीन की प्रोडक्शन करवानी होती है। लेकिन वक्त के साथ साथ जो लोग होते हैं उनमें सब्सटेंशियल नाइग्रा डैमेज हो जाता है, सब्सटेंशियल नाइग्रा डैमेज होने की वजह से डोपामीन का लेवल कम हो जाता है, जिस वजह से आपको रेस्टिंग ट्रिमर्स आते हैं। अब क्या होता है कि मैंने आपको जो है वो मजीद वहां पे बताया था कि वहां पे जो आपका डोपामीन का लेवल होता है ना, वहां पे मैंने कहा था कि ये आपका एमसीक्यूज है। तो मैंने कहा था आपने लाजमी याद रखना है कि जो आपकी पार्किंसन डिजीज होती थी, कौन सी आपकी से पार्किंसन डिजीज होती थी, उस पार्किंसन डिजीज में भी हमने कहा था कि आपके डोपामीन का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। ऐसे ही है ना, अगर आपको वो टेबल याद हो तो पार्किंसन डिजीज में भी आपके डोपामीन का लेवल कम हो जाता है। ये डिजीज हम आगे पढ़ेंगे भी कि पार्किंसन डिजीज में क्या होता है कि आपको जो वेंट्रल टैगमेंटम एरिया होता है वो सबस्टेंशियल नाइग्रा जो एरिया होता है मिड ब्रेन के अंदर वो डैमेज हो जाते हैं। जब वो डैमेज हो जाता है तो उन लोगों में भी क्या होता है, आपके डोपामीन का लेवल कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी पार्किंसन डिजीज है, जो आपकी पार्किंसन डिजीज है, इसमें भी डोपामीन का लेवल कम होता है, और आपके एक तरह से जो रेस्टिंग ट्रीमर्स होते हैं इसमें भी आपका डोपामीन का लेवल कम आता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो पूछते हैं कि मतलब कि जो ऐसी मतलब कि आपको वो किसी भी सिनेरियो से दे सकते हैं आपको क्वेश्चन। वो पूछेंगे कि ऐसी कौन सी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है जिसमें हम रेस्टिंग ट्रिमर्स देखते हैं। या मैंने आपको बायो कैम के अंदर लिखवाया था जब हम हाइपर अमोनीमिया पढ़ रहे थे, फिर मैंने वहां पे आपको सारा जहाँ पे जो है वो एमसीक्यूज इसी लिहाज से लिखवाए थे। वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो आपके रेस्टिंग ट्यूमर्स होते हैं ये करेक्टरिस्टिकली कौन सी ऐसी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज में देखते हैं। तो वहां पे मैंने आपको लिखाया था पार्किंसन डिजीज में, ठीक है। तो ये आपने जो मतलब कि आपने ये जो टेबल है ना, जो मैंने आपको चीजें लिखवाई हैं, ये आपको लाजमी और लाजमी आनी चाहिए कि रेस्टिंग ट्यूमर्स का क्या सीन होता है। अब इनका लाइक काज भी पता चल गया, अब हमने इनका एक तरह से ट्रीटमेंट कैसे करना है। ट्रीटमेंट का क्या है, मतलब कि डोपामीन कम हो रहा है तो आपने क्या करना है, आपने बाहर से सिंपली जो डोपामीन एगोनिस्ट ड्रग है ना वो दे देनी है। कौन सी, आपकी डोपामीन एगोनिस्ट ड्रग जो है ना, लाइक ऐसी ड्रग जो डोपामीन जैसा काम करेंगी, जो हम आपकी फार्मा में भी पढ़ेंगे। तो डोपामीन का जो लेवल होगा इनमें मतलब कि आपकी डोपामीन एगोनिस्ट जो होगी वो अपनी ड्रग्स दे देनी है, ठीक है। तो ये होता है आपका रेस्टिंग ट्रीमर के। रेस्टिंग ट्रीमर का क्या सीन होता है, जल्दी से हम रिपीट करते हैं। ऐसे ट्रीमर जो रेस्ट पे मौजूद हो लेकिन जब एक्शन होता है तो वहां पे ठीक हो जाते हैं। इन लोगों के अंदर जो है, जब उनके हाथों को आप एब्जॉर्ब करोगे तो इनमें पिल रोलिंग ट्रिमर या स्क्रू ड्राइवर ट्रिमर्स होंगे, ठीक है। सब्सटेंशियल नाइग्रा मिड ब्रेन के अंदर डैमेज हो जाता है, डोपामीन का लेवल कम हो जाता है। और पार्किंसन डिजीज में भी यही सीन होता है। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि पार्किंसन डिजीज में भी हम जो है वो आपकी रेस्टिंग ट्रिमर्स देखते हैं, ठीक है। तो ये आपने इनके बारे में याद रखना है।
अब हम आते हैं आगे, लाइक आपके एक जो है वो क्लासिफिकेशन होगी आपके रेस्टिंग ट्रिमर्स की। अब हम जिनको डिस्कस करेंगे वो होगी आपके एक तरह से एक्शन ट्रिमर्स के। एक्शन ट्रिमर्स का क्या सीन है? अब एक्शन ट्रिमर्स में भी हम जो पहला डिस्कस करेंगे वो होगा आपका एक तरह से इंटेंशन ट्रिमर्स, ठीक है। किसको डिस्कस करेंगे? वो होंगे आपके एक तरह से इंटेंशन ट्रिमर्स की। आपके जो इंटेंशन ट्रिमर्स होते हैं इनका क्या सीन है, ठीक है। इंटेंशन ट्रिमर्स, देखिए इंटेंशन ट्रिमर्स में आपने याद रखना है कि इन लोगों में क्या होता है। पहली बात तो ये होती है कि ऐसे ट्रिमर्स होते हैं, ठीक है, जिससे हमने कहा कि ये मतलब कि एक्शन, मतलब ये किसकी क्लासिफिकेशन है? आपके एक्शन ट्रिमर्स की क्लासिफिकेशन है। तो आपने इसकी डेफिनेशन में लिखना है कि ऐसे ट्रिमर जो मतलब कि प्रेजेंट हो, ठीक है, प्रेजेंट ऑन एनी एक्शन ऑफ द बॉडी, प्रेजेंट ऑन एनी एक्शन ऑफ द बॉडी, यानी कि जब भी आपकी बॉडी जो होती है वो कोई काम करती है, कोई एक्शन करती है, तो उस वक्त आपकी ये इंटेंशन ट्रिमर जो होंगे वो आपके मौजूद होंगे। लेकिन ये जो ट्रिमर्स होंगे ये इम्प्रूव हो जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो ट्रिमर्स होंगे ये ठीक हो जाएंगे ऑन रेस्ट, ठीक है। जैसे ही वो आपका पेशेंट वो आपके रेस्ट पे होगा, ठीक है, जब वो रेस्ट लेगा तो ये ट्रिमर्स जो है वो ठीक हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो ट्रिमर्स होते हैं ये अपोजिट होते हैं, किसके अपोजिट होते हैं? आपके रेस्टिंग ट्रिमर्स की, क्योंकि रेस्टिंग ट्रिमर्स में उलट हो रहा था। तो ऐसे ट्रिमर्स, इंटेंशन ट्रिमर्स ऐसे ट्रिमर्स होते हैं जो जो क्या होते हैं कि जब भी आपका पेशेंट या आपका जो इंडिविजुअल होता है जब वो कोई काम करता है तो काम के दौरान उसके अगर बॉडी के एक पार्ट या एक से ज्यादा पार्ट की इनवॉलेंटरी मूवमेंट स्टार्ट हो जाए तो उसको कहते हैं इंटेंशन ट्रिमर्स। लेकिन ये जो ट्रिमर्स होते हैं ये रेस्ट के ऊपर आके जो है वो ठीक हो जाते हैं, इंप्रूव्स ऑन रेस्ट, ठीक है, ये आपने कहना है। अब आपने कैसे देखना है कि यार इन लोगों के अंदर जो वो इंटेंशन ट्रिमर्स हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है ना वो जैसे ही आप अपनी क्लिनिक्स में बैठे होंगे ना, अपने इंशाल्लाह जो है आपकी जो क्लिनिक होगा वहां पे आप बैठे होंगे, तो ये लोग आपके पास आएंगे, ठीक है। कोई भी बूढ़ा है जो ओल्डर एज जो है वो पेशेंट आपके पास आएगा, तो उसको मतलब कि आपने प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है, ये सारे सीन करने हैं, ठीक है। आपने उसकी लाइक फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, उसमें आप ट्रिमर्स देखते हो, तो आपने मजीद क्लैरिफाई करना है कि इसमें इंटेंशन ट्रिमर्स हैं या कोई और ट्रिमर्स है। तो आपने कैसे जनाब इसको मतलब कि एक तरह से लाइक डायग्नोज करना है कि यार वाकई ये इंटेंशन ट्रिमर्स हैं या कोई और है। आपने क्या करना है, आपने कहना है कि देखो बाबा जी अपने जो हाथ है ना इनको एक तरह से मतलब कि आपने कहना है कि आपने पहले क्या करना है, आपने जो टेबल होगा, ठीक है, आपका जो आपके क्लिनिक्स में टेबल पड़ा होगा, ठीक है, या आपके हाथ के ऊपर जो आपने कोई चीज जो है वो रख लेनी, लाइक ये जो आपके तरफ से टारगेट मतलब कि टारगेट सब्जेक्ट है, ठीक है। मतलब कि आपने क्या करना है, अपने टेबल के ऊपर या अपने हाथ के ऊपर कोई भी चीज रख लेनी है, लाइक आप चाबी वगैरह रख सकती हो, ठीक है। कोई भी आप जो है वो कप वगैरह जो है वो रख सकते हो अपने टेबल के ऊपर। फिर आपने कहना है कि बाबा जी ये जो मैंने चीज रखी है ना, लाइक ये जो आपका टारगेट सब्जेक्ट है इसको एक तरह से उठाने की कोशिश करो, ठीक है। यानी कि ये मतलब क्या होगा, ये उसका हैंड होगा, ये उस बाबा जी का क्या होगा, हैंड होगा, ये उसका हाथ होगा। तो आपने कहना कि बाबा जी आप जो है अपना हाथ बढ़ाओ और इस चीज को एक तरह से उठाने की कोशिश करो। अब जैसे ये पेश मतलब कि ये जो आपका बाबा जी होगा, ठीक है, ये अभी तक इसका जो हैंड है ये रेस्ट के ऊपर है, ठीक है, रेस्ट के ऊपर है। तो इसका कोई भी लाइक ये ट्रिमर्स नहीं होगा, इंटेंशन ट्रिमर्स नहीं होगा, क्योंकि अभी तक ये रेस्ट के ऊपर है। लेकिन जैसे ये बाबा जी अपना हाथ बढ़ाएंगे ना तो ऐसा ऐसा, क्योंकि वो एक्शन कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, अपने हाथ की मूवमेंट जो है वो इंक्रीज करवा रहे हैं, तो जैसे जैसे वो आपके टारगेट ऑर्गन की तरफ अपना हाथ बढ़ाएगा ना तो उसके हैंड की मूवमेंट जो होती है ना वो एबनॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मल पर्सन में क्या होना चाहिए, हैंड जो वो सीधे यहाँ तक चले जाना चाहिए, ये नॉर्मल पर्सन में होता है। लेकिन ये जो बाबा जी होंगे इनमें क्या होगा, इनमें जो हैंड की मूवमेंट होगी ना वो इस तरह होगी, कभी मतलब कि जैसे ही वो रेस्ट से आगे जाएगा तो उसके हैंड्स की मूवमेंट कभी उधर चले जाएगा, उसका हाथ कभी इधर चले जाएगा, कभी उधर चले जाएगा, कभी इधर चले जाएगा। जैसे जैसे वो इस टारगेट ऑर्गन के पास आता जाएगा ना तो उसकी हैंड्स की मूवमेंट इतनी तेज हो जाएगी, इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो आपके टारगेट ऑर्गन्स तक अपने हाथ को फिक्स ही नहीं कर सकेगा, ठीक है। इस बात को आपने समझना है कि यहाँ से वो स्टार्ट हुआ अभी तक उसके हैंड्स की मूवमेंट तकरीबन ठीक थी, तकरीबन ठीक थी। लेकिन जैसे जैसे वो इस टारगेट ऑर्गन की तरफ प्रोसीड करेगा, इस टारगेट ऑर्गन ऑर्गन की तरफ मतलब कि अपना हाथ बढ़ाएगा, तो उसके हैंड्स की मूवमेंट जो होगी ना वो मतलब कि बहुत ज्यादा एबनॉर्मल होती जाएगी, इनवोलेंट्री मूवमेंट बहुत ज्यादा होती जाएगी। और जैसे ही वो इस टारगेट ऑर्गन के करीब पहुंच जाएगा ना उसके हैंड्स की मूवमेंट इतनी तेज हो जाएगी कि वो अपने हाथ को क्या करेगा, अप एंड डाउन शूट करेगा, ठीक है। यानी कि अप एंड डाउन शूट का क्या मतलब होता है, कभी वो अपने हाथ को जो है ना इस टारगेट ऑर्गन से कभी इधर लेकर जाएगा, कभी इधर लेकर जाएगा, कभी इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और उसका हाथ कभी इस टारगेट ऑर्गन के ऊपर चला जाएगा, कभी नीचे आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं, आपका क्या होगा इसमें एक जो है वो लाइन लिखता हूँ वो आपने लिख लेनी है कि ये जो पेशेंट हो गए ना इनमें क्या होगा, जिग जैग मूवमेंट टुवर्ड्स द टारगेट, ठीक है। क्या होती है आपके एक तरह से जिग जैग मूवमेंट, ठीक है, क्या होती है कि जिग जैग मूवमेंट टुवर्ड द टारगेट।
यानी कि जो आपका टारगेट होगा, जो भी मतलब कि आप उसको टारगेट दोगे, तो जैसे ही वो अपने हाथ को उस तरफ जो है वो आपका प्रोसीड करेगा उसको उठाने के लिए, तो इसमें जिग जैग मूवमेंट होगी, ठीक है। यानी कि इसकी जो मूवमेंट होगी वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं होगी, कभी ऊपर चली जाएगी, कभी आपके टारगेट ऑर्गन से नीचे होगी, कभी राइट लेफ्ट। तो वो इस आपके ऑर्गन को इसके जो प्रॉपर सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को उठा ही नहीं सकेगा, ठीक है। तो ये इसमें सारी कंडीशन होती है। अब ये जो पेशेंट होते हैं ना, इन लोगों में हमने एक और भी करते हैं, इन लोगों में मजीद हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं फिंगर नोज टेस्ट। कौन सा? आपका एक तरह से फिंगर नोज टेस्ट करते हैं। अब फिंगर नोज टेस्ट का क्या मतलब होता है, ठीक है। इसको हम डिसमेट्रिया भी कहते हैं। अपने वो लिख लेना कि इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, आप कहते हैं डिसमेट्रिया भी कहते हैं, डिसमेट्रिया। ठीक है। अब इन पेशेंट में आपने क्या करना है, देखो सेम वही चीज होगी, ठीक है। आपने इस पेशेंट को कहना है कि देखो आप ना बाबा जी, अपनी जो आपके हाथ की उंगली है ना, उससे अपनी नोज को टच करो, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये उसका नोज है, ठीक है, ये उसका नोज है, ठीक है। फिर आपने कहना है कि बाबा जी अपने हाथ की जो उंगली है ना, इससे अपने नोज को टच करो। जैसे ही वो अपने हाथ की उंगली को इस नोज की तरफ बढ़ाएगा ना, तो उसकी जनाब हैंड्स, उसकी उंगली या हाथ की जो मूवमेंट होगी ना, वो भी एबनॉर्मल होगी, कभी इधर जाएगी, कभी उधर जाएगी, कभी इधर जाएगी। यानी कि वो अपने नोज को प्रॉपर टच ही नहीं कर सकेगा, जो नोज की टिप होगी उसको टच ही नहीं करेगा, क्योंकि जब वो नोज के पास आएगा, कभी उसका हाथ ऊपर चला जाएगा, कभी नीचे आ जाएगा, कभी राइट होगा, कभी लेफ्ट होगा, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन उसमें होगी। तो इसमें आपने कहना कि नोज फिंगर नोज टेस्ट यानी कि डिस्मेट्रिया का आप जो है वो प्रॉपर इन लोगों में सीन करते हो, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, आपके एक तरह से इंटेंशन ट्रिमर्स होते हैं, और इंटेंशन ट्रिमर्स का सारा सीन आपको पता होना चाहिए। अब ये जो लोग होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें आपने कहना कि जो आपकी काज होती है ना, ठीक है, लाइक जो आपके जो काज होती है इन लोगों के इंटेंशन ट्रिमर्स के ऊपर, कि आपने कहना इसमें एक तरह सेरिबेलर लीजन्स होती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इन लोगों में क्या होता है कि आपकी जो सेरिबेलम होता है ना, ठीक है, जो आपका सेरिबेलम होता है वो खराब हो जाता है, सेरिबेलर लीजन्स हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि जो आपका सेरिबेलम होता है, ठीक है, जो आपका सेरिबेलम होता है, उसने आपकी बॉडी की जो वॉलेंट्री मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करना होता है, ऐसे ही है ना। लेकिन उस वॉलेंट्री मूवमेंट को जनरेट किसने करना होता था, आपका सेरिबरम में। ऐसे ही मैंने बताया था ना, सेरिबरम ने जनरेट करना होता था। इसका मतलब अब आपकी मूवमेंट तो जनरेट हो रही है, बाबा जी जनाब आपके नोज तक हाथ तो लेकर आते हैं, मूवमेंट तो सही हो रही है, लेकिन बाबा जी का जो हाथ है वो मतलब कि नोज की जो टिप है वहां पे नहीं आ रहा। यानी कि अब उसमें जो वॉलेंट्री मूवमेंट है वो कंट्रोल ही नहीं हो रही, ठीक है। यानी कि मूवमेंट जनरेट हो रही है, सेरिबरम ठीक है, ठीक है, लेकिन वो मूवमेंट जो है वो प्रॉपर कंट्रोल ही नहीं हो रही। तो आपने क्या इसमें जो है वो सेरिबरम का मसला है, सेरिबरम जो होता है ना इसमें, उसका मतलब कि मसला होता है, जिसकी वजह से आपको ये सारा सीन होता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं, ये हम आगे मतलब काज, मतलब कि काज तो आपको पता चल गई, और इसकी एक तरह से सारा सिनेरियो भी आपको पता चल गया कि इसमें इंटेंशन ट्रिमर्स कैसे होते हैं, ठीक है, आपने कैसे इसको डायग्नोज करना है। लेकिन हम जो इसका ट्रीटमेंट जो होगा ना, वो आगे हम डिस्कस करते हैं कि दूसरी आपकी जितने भी आपके ट्रिमर्स होंगे उनके साथ, ठीक है। तो ये आई होप सो कि आपको जो इंटेंशन ट्रिमर्स होंगी इनकी आपको समझ आ चुकी होगी कि इंटेंशन ट्रिमर्स का क्या सीन होता है। अब हम आगे आते हैं, और जो मजीद जिन ट्रिमर्स को डिस्कस करेंगे वो होंगे आपके एक तरह से पोस्टरल ट्रिमर्स, ठीक है, कि पोस्टरल ट्रिमर्स का क्या सीन होता है, ठीक है। यानी कि अब हमने क्या किया, एक्शन ट्रिमर्स में इंटेंशन भी हो गए, अब हम आते हैं पोस्टरल के ऊपर, और पोस्टरल के ऊपर जो है वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं कि क्या सीन होता है, ठीक है। पहले हम डिस्कस करते हैं आपका एक तरह से आर्थोस्टेटिक, ठीक है, आर्थोस्टेटिक ट्रिमर्स, यानी कि आर्थोस्टेटिक यानी कि जो पोस्टरल ट्रिमर्स है उसके ऊपर हम आते हैं। अब मतलब कि देखो पोस्टरल ट्रिमर्स मैंने आपको बताया कि ये किसी आपकी बॉडी की कोई खास पोजीशन होगी, वहां पे आपको ये सारे ट्रिमर्स आएंगे, ऐसे ही है ना। तो जो आपका इसमें जो आर्थोस्टेटिक, ठीक है, कौन सा आपके एक तरह से आर्थोस्टेटिक, ठीक है, जो आपका एक तरह से आर्थोस्टेटिक ट्रिमर्स होगा ना, ये भी आपकी बॉडी या आपके जो पेशेंट होगा उस वक्त उसमें ट्रिमर्स आएंगे जब उसकी बॉडी की कोई खास पोजीशन होगी, ठीक है। यानी कि जब उसकी बॉडी की एक खास पोजीशन होगी तो उस वक्त आपको ये आर्थोस्टेटिक ट्रिमर्स आएंगे। अब क्या मतलब जनाब, उसकी बॉडी की एक खास पोजीशन होगी तो फिर आपको ये आर्थोस्टेटिक ट्रिमर्स आएंगे। देखो आपने ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं ना, अगर वो मुसलसल एक जगह के ऊपर खड़े रहे ना, ठीक है, एक जगह के ऊपर जो मुसलसल खड़े रहे, मतलब कि परसिस्टेंट कंटिन्यूअसली स्टैंड ऑन वन प्लेस, ठीक है, जब वो मुसलसल एक ही जगह के ऊपर खड़े रहते हैं, तो उनकी जो है वो टांगे जो होती है वो कांपना स्टार्ट कर देती हैं, वो कहते हैं ना कि कांपे टांग रही है, इस तरह का कोई है। तो सेम इसी तरह होता है कि इन लोगों में क्या होता है कि जब वो मुसलसल एक ही जगह के ऊपर खड़े रहते हैं, तो उनकी जो टांगे होती है वो कांपना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। यानी कि आपने इसमें लिखना है कि क्या होता है कि जब वो दिस टाइप ऑफ ट्रिमर्स डिवेल्प व्हेन पर्सन स्टैंडिंग ऑन लेग्स फॉर लॉन्गर टाइम्स, ठीक है, यानी कि ये उस वक्त डिवेल्प होंगे कब, व्हेन पर्सन स्टैंडिंग
ठीक है, जब आपका पर्सन होगा पर्सन स्टैंडिंग, ठीक है, पर्सन स्टैंडिंग ऑन लेग्स, पर्सन स्टैंडिंग ऑन लेग्स फॉर लॉन्गर टाइम, यानी कि जब वो बहुत जो है वो ज्यादा अरसे तक अपने जो लेग्स होंगे वहां पर खड़ा रहेगा ना, तो उसमें क्या होगा, उसमें एक तरह से आर्थोस्टेटिक जो ट्रीमर्स होंगे वो डिवेल्प हो जाएंगे, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। लेकिन ये जो ट्रीमर्स होंगे ना, जब वो एक तरह से वहां पे खड़ा था तो खड़े होने की वजह से उसको ये सारे ट्रीमर्स आ रहे थे, लेकिन जब ये वॉक करना स्टार्ट कर देगा तो वॉक जैसे ही करेगा तो ये मतलब कि ठीक हो जाएंगे, इंप्रूव ऑन वॉकिंग, ठीक है, जैसे ये मतलब कि चलना स्टार्ट करेगा तो उस वजह से ट्रीमर जो होंगे वो मतलब कि ठीक हो जाएंगे। ऐसे ट्रीमर्स जब वो उस वक्त डिवेल्प हो जब एक पर्सन जो है वो एक लंबे अरसे से एक ही जगह के ऊपर खड़ा हुआ है, लेकिन जैसे वो आपका वॉक करना स्टार्ट करता है, चलना स्टार्ट करता है, उस वक्त इंप्रूव हो जाते हैं, तो ऐसे ट्रिमर्स को हम क्या कहते हैं, आर्थोस्टेटिक ट्रिमर्स जो है वो हम कहते हैं, ठीक है, तो ये सारा इसमें सीन होता है। अब आपने कहना है कि ये जो पेशेंट होगा ना, ठीक है, इसमें एक और कंडीशन भी होती है कि जब ये लंबे अरसे तक उस लेग्स के ऊपर खड़ा रहता है तो इसको जो होती है ना वो फीलिंग्स आती हैं, ठीक है, इसको जो होती है ना मजीद फीलिंग्स आती हैं, वो कौन कौन सी, फीलिंग्स ऑफ इम्बैलेंस, ठीक है, मतलब कि इसको ऐसे लगेगा कि मेरी जो बॉडी है ना, बॉडी, ठीक है, उसका जो बैलेंस है वो प्रॉपर मेंटेन ही नहीं है, यानी कि उसकी बॉडी जो है वो इम्बैलेंस है, उसकी बॉडी का प्रॉपर वेट जो है या उसकी बॉडी का प्रॉपर जो बैलेंस है वो मेंटेन ही नहीं है, और उसको मतलब कि जो फीलिंग्स आएगी वो फॉलिंग ओवर, ठीक है, यानी कि वो इस तरह होगा कि मैं गिर रहा हूँ, ठीक है, उसको ऐसे लगेगा कि यार मेरी जो बॉडी है उसका बैलेंस जो है वो प्रॉपर मेंटेन ही है और मैं गिरने लगा हूँ, ठीक है, तो इसकी ये सारी फीलिंग्स आएंगी, तो जिसकी वजह से उसको क्या होगा, उसको सारे ये जो ट्रिमर्स होंगे वो आपका आर्थोस्टैटिक ट्रिमर्स आएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा आपने कहना है कि ये जो आपके जो ट्रिमर्स होते हैं ये मेनली जो होते हैं, आपने कहना है कि जो इनका ओन सेट होता है, यानी कि ये कब आते हैं, तो आपने कहना कि तभी तकरीबन जो आपका पेशेंट है उसकी 60 साल उम्र हो जाए तो उनमें हम मेनली ये देखते हैं, ठीक है, यानी कि 60 साल की उम्र में हम देखते हैं, और इसमें यही होता है, ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है कि ये मतलब कि आपकी फीमेल्स में ज्यादा होते हैं, ठीक है, फिर आपने लिख लेना है ये आपके एक तरह से फीमेल्स में जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो ये इनमें सारे सिचुएशंस होती है कि इनमें क्या होता है कि आपके एक तरह से ब्रेन जो होती है उसकी लीजन्स हो जाती है, जब वो एक जगह के ऊपर जब वो खड़ा रहता है तो उसके एक तरह से जो टांगे होती हैं एक तरह से उसकी एक तरह से कांपना स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन जैसे वो वॉक करना स्टार्ट करता है तो उनके में जो ठीक हो जाती हैं, ठीक है, इसको फीलिंग्स ऐसे आती हैं जैसे वो गिर रहा है और मतलब कि आपके इम्बैलेंस होता है। ऑन सेट क्या होता है, 60 साल की उम्र में ये होते हैं, और आपकी जो फीमेल्स होती है मेनली उनमें हम देखते हैं, ठीक है, ये सारी सिचुएशन होती है। अब हम आते हैं इनके अंदर आपने जो है वो ट्रीटमेंट कैसे करना है, ठीक है, यानी कि इनके अंदर आपने जो वो ट्रीटमेंट कैसे करना है। ट्रीटमेंट जो होता है ना, लाइक मतलब कि जितने भी आपके ट्रीमर्स है ना, ठीक है, ये जो ट्रीमर्स हैं, इन ट्रीमर्स में क्या होता है, इन ट्रीमर्स में ये होता है कि आपका जो ब्रेन जब डैमेज होता है, हम सीजर में भी पढ़ेंगे, जब ब्रेन जब डैमेज होता है तो ब्रेन से क्या होता है कि आपकी इनवोलेंट्री जो होती है ना आपकी इम्पल्सिस, ठीक है, जो इनवोलेंट्री इम्पल्सिस जो होती है वो आपकी एक तरह से जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, यानी कि जब भी आपका ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाता है तो उस ब्रेन के जब डैमेज होने की वजह से आपके ब्रेन से इनवॉलेंट्री और एबनॉर्मल इम्पल्सिस जो होती हैं वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आपका जो ब्रेन होता है वो ओवर एक्टिव हो जाता है, ठीक है, यानी कि वो एक तरह से हाइपर एक्टिव हो जाता है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अब हमने ये सारे जो ट्रीमर्स होते हैं ये इसी वजह से आते हैं कि आपके ब्रेन से जो है वो एबनॉर्मल इम्पल्सिस जो होती है वो बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो रही हैं। अब हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, आपका जो ब्रेन होता है या आपका जो CNS उसको एक तरह से डिप्रेस करना है। डिप्रेस से क्या मुराद है, यानी उससे जो एक तरह से एबनॉर्मल मूवमेंट्स जो है वो निकल रही हैं, उन एबनॉर्मल मूवमेंट्स को हमने एक तरह से रोकना है, ठीक है, आपके एकदम CNS को डिप्रेस करके। तो हमने जो है वो कुछ ड्रग्स पड़ी थी, ठीक है, मतलब कि जो आपकी CNS डिप्रेशन में थी, ठीक है, उनमें हमने क्या था, आपके इसमें क्लोनाजीपाम था, कौन सा, आपके इसमें क्लोनाजीपाम जो है, मतलब जितने भी बेंजोडाइजिपिन है, कौन सी जो बेंजोडाइजिपिन है, ठीक है, बेंजोडाइजिपिन आप में आ जाता है, एल्प्राजोलाम आ जाता है, लोराजीपाम आ जाता है, क्लोनाजीपाम आ जाता है, डायाजीपाम आ जाता है, ये सारे जितने भी होते हैं, ठीक है, ये आप उनमें दे सकते हो, क्लोनाजीपाम जो होती है ये आप दे सकते हो। उसके अलावा जो गैबा पेंटीन है, ठीक है, जो आप कहते हैं गैबा पेंटीन है, ठीक है, गैबा पेंटीन है, यानी कि गैबा पेंटीन जो होता है ये आपका जो गैबा होता है, ठीक है, जो आपका गैबा होता है, और गैबा आपको पता है ये आपका इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, कौन सा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ये आपके जो होते हैं ना आपका CNS उसको क्या करते हैं, डिप्रेस कर देता है। आप गैबा पेंटीन दे सकते हो जो मतलब कि गैबा एगोनिस्ट है, गैबा के एक्शन को ज्यादा करेगा, गैबा जब एक्शन ज्यादा हो जाएगा तो ये आपके CNS को क्या कर देगा, डिप्रेस कर देगा। आप जो है वो क्लोनाजीपाम वगैरह भी दे सकते हो, डायाजीपाम वगैरह भी दे सकते हो इन पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से आर्थोस्टेटिक हाइपोटे आर्थोस्टेटिक जो आपका ट्रीमर्स होते हैं ये इनमें ये सारी सिचुएशन होती है, ठीक है। तो अब हम आते हैं इनके मजीद आगे को आपके कौन कौन सी और ट्रीमर्स हैं।
और इनमें जो आपके ट्रिमर्स आते हैं, जो भी रह गया, वो होता है आपका एसेंशियल ट्रिमर्स। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं आपकी जो एसेंशियल ट्रिमर्स होते हैं उनका क्या सीन होता है, जो आपके क्या है, आपकी तरफ से एसेंशियल ट्रिमर्स। ठीक है, एसेंशियल ट्रिमर्स, देखो आपने एसेंशियल ट्रिमर्स में अपने याद रखना है कि इन लोगों में क्या होता है, इन लोगों में जो होता है ना, आप याद रखना है कि इनमें एक तरह से हम फाइन ट्रिमर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपके, एक तरह से फाइन ट्रिमर्स भी कहते हैं। अब फाइन ट्रिमर से क्या मुराद है, अभी आपको पता चल जाएगा। तो एसेंशियल ट्रिमर या फाइन ट्रिमर्स, इनको हम देखते हैं कि इनका क्या सीन होता है। देखो आपने कहना है कि जो आपका होते हैं लाइक एसेंशियल ट्रिमर्स, इसमें क्या होते हैं कि जो आपका लाइक एसेंशियल ट्रिमर्स, इसमें आपने कहना है कि जो मेनली ये जो एसेंशियल ट्रिमर दिखाई देते हैं, ये आपके हैंड्स के अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, आपके हाथों के अंदर तकरीबन 90% जो आपके एसेंशियल ट्रिमर्स होते हैं, ये आपके हाथों में जो है वो दिखाई देते हैं। अब इसके क्या मुराद है, अभी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अभी अपने कहना एसेंशियल ट्रिमर्स को फाइन ट्रिमर्स भी कहते हैं। ये 90% आपके हाथों में दिखाई देते हैं, आपके हैंड्स की जो एबनॉर्मल मूवमेंट होती है। अब क्या मतलब है कि जनाब इसमें आपके हैंड्स की जो एबनॉर्मल मूवमेंट होती है। देखो आपने कहना है कि जो आपका पेशेंट होगा ना, ठीक है, आपका जो पेशेंट होगा, कोई भी आपका इंडिविजुअल आपके पास आ जाता है, मेनली आपके 50 प्लस, आपके 60 साल की उम्र में, ये बूढ़े लोगों में होता है। तो आपने इन लोगों में क्या कहना है, आपने इन लोगों में क्या करना है कि आपने कहना है कि बाबा जी अपने जो आर्म्स होंगे, ठीक है, यानी कि इसके जो आर्म्स होंगे उनको एक तरह से आउट स्ट्रेच करो, यानी कि जो उनके आर्म्स होंगे ना, उनको आपने कहना है कि बाबा जी अपने जो हाथ, अपने जो बाजू हैं, उन बाजू को फैलाओ, यानी कि सीधा लेकर आओ, आउट स्ट्रेच करो। जब उसके बाजू आउट स्ट्रेच होंगे, ठीक है, जब वो बाहर की तरफ आएंगे ना, तो जब आप इनके हैंड्स की मूवमेंट देखोगे, जब इनके हैंड्स की मूवमेंट देखोगे ना, तो उनकी जो हैंड्स की मूवमेंट होगी वो थोड़ी बहुत एबनॉर्मल होगी, यानी कि इतनी एबनॉर्मल नहीं होगी, थोड़ी बहुत, यानी कि फाइन ट्रिमर का क्या मतलब होता है कि माइल्ड, यानी कि माइल्ड टू मॉडरेट। ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट इनके हैंड्स की एबनॉर्मल मूवमेंट होगी। आपने क्या करना है, आपने कहना है कि बाबा जी अपने जो बाजू है ना, उसको बाहर की तरफ फैलाओ। जैसे वो अपने बाजू को बाहर की तरफ फैलाएगा ना, तो आपने उसके हैंड्स की मूवमेंट को चेक करना है। जैसे आप उसके हैंड्स की मूवमेंट को चेक करोगे ना, तो इन लोगों की जो हैंड्स होंगे ना, इनकी एक तरह से एबनॉर्मल मूवमेंट होगी, माइल्ड टू मॉडरेट होगी। ठीक है, जब ना तो इनमें बहुत ज्यादा जो है वो अब्सेंट होगी, ना बहुत ज्यादा कम होगी, ना बहुत ज्यादा जो इंक्रीज होगी, यानी कि दरमियाने लेवल की होगी इनमें हैंड्स की मूवमेंट। ठीक है, तो लेकिन जैसी आपकी होते हैं ना, लाइक जब भी इनमें एक तरह से परलोंग, लाइक मतलब कि अगर इनको हम कहेंगे ना कि अभी जो अपने हाथों को आपने इसी पोजीशन के ऊपर जो है वो रखना है, तो उनके जो हैंड्स की मूवमेंट होगी ना, वो मजीद एबनॉर्मल हो जाएगी, यानी कि एबनॉर्मल हैंड्स मूवमेंट जो होगी ना, वो और ज्यादा वर्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने कहना है, यानी कि एसेंशियल ट्रिमर्स आपने कहना फाइन ट्रिमर्स होते हैं, ये आपके 90% केसेस में आपके हैंड्स के अंदर देखे जाते हैं। आपने इसको जो है वो चेक करने के लिए ये करना है कि आपने उसके पेशेंट को कहना है कि अपने बाजू को बाहर की तरफ फैलाओ। ठीक है, यानी कि अपने जो बाजू होंगे उनको एक तरह से बाहर की तरफ आउट स्ट्रेच करो, यानी कि सामने की तरफ लेकर आओ। तो फिर आपने कहना है कि उसके हैंड्स की जो आपने जो हैंड्स की मूवमेंट है उसको देखना है। जब आप इनिशियली की बात कह रहा हूँ, इब्तदाई तौर पे जब आप उसके हैंड्स की मूवमेंट देखोगे ना, तो हैंड्स की मूवमेंट जो होगी ना, वो ना तो बहुत ज्यादा कम होगी, ना तो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, ना तो बहुत ज्यादा बहुत बड़ी हुई होगी, यानी कि दरमियाने लेवल की उसकी हैंड्स की मूवमेंट होगी। फिर आपने जो है वो उसी स्टेट के ऊपर, उसी पोजीशन के ऊपर अपने पेशेंट को कहना है कि इसी पोजीशन के ऊपर अपने हाथ को रखो। तो फिर जो है वो जैसे वो अपनी उसी पोजीशन के ऊपर अपने हाथ को रखेगा, तो टाइम गुजरने के साथ साथ उसके जो हैंड की इनवॉलेंट्री मूवमेंट होगी ना, वो इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और फिर जब मतलब कि इन लोगों ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो ठीक है, ठीक है, मतलब अभी आपने ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन जब हमें क्या होता है, जब हमें गुस्सा आता है, जब भी कोई एनजाइटी आती है, कोई गुस्सा वगैरह आता है, तो उसमें वक्त क्या होता है कि इनके हैंड्स की मूवमेंट जो होती है ना, वो और ज्यादा इनवर्स हो जाती है, और ज्यादा सॉरी वर्स हो जाती है, और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इनको हम कहते हैं एक तरह से एसेंशियल ट्रिमर, यानी कि इनिशियली फाइन ट्रिमर्स थे, इनिशियली कम थे, लेकिन जब उनको आपने प्रोलॉन्ग मतलब कि पोजीशन के ऊपर रखा, जब कोई भी गुस्सा आता है, एंग्जाइटी होती है, तो उनमें ये जो ट्रिमर्स होते हैं ये और ज्यादा वर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने कहना है। फिर आपने कहना है कि ये जो आपके लोग होते हैं, इनमें क्या होता है कि आपके हेड, यानी कि उनका जो एक तरह से हेड होगा, जो उनका सार होगा, उसमें भी आप देखते हो, लेकिन 30% केसेस में जो होता है ना, आप उसके हेड्स में देखते हो। देखो आपने अक्सर बूढ़े लोगों में देखा होगा कि उनके जो हेड होता है ना, उनका जो सर होता है ना, वो एबनॉर्मल मूवमेंट कर रहा होता है, ऐसे ही है ना, एबनॉर्मल मूवमेंट। यानी कि उनका जो हेड होता है ना, वो या तो मतलब कि अगर ये उनका फर्ज हेड है ना, या तो उनका जो हेड होगा वो राइट लेफ्ट जो होगा ना, वो मतलब कि मूव कार होगा, या फिर एक तरह से ऊपर ऊपर से नीचे जो होगा ना, वो मूव कार होगा। ठीक है, यानी कि आपने कहना है कि ये जो लोग होंगे, इनमें एक तरह से 30% केसेस में आपके हेड की मूवमेंट जो होती है वो भी देखी जाती है। यानी कि इनमें क्या होगा, जो हेड की मूवमेंट होगी, जो एक तरह से आपने जो हेड की मूवमेंट होगी, वो इस तरह होगी जैसे वो कह रहा है यस यस, यानी कि जिस तरह वो कह रहा है यस यस,
यानी कि वो क्या करेगा, आपके यस का क्या मतलब, जब जब भी आपने जो है वो बोल के किसी को जवाब देना हो, मतलब कि जब आपका दिल ना कर हो कि आप बोल के उसको जवाब दो, तो आप अपने जो है वो अपने हेड की मूवमेंट से भी उस अपने जो है दोस्त वगैरह उसको जवाब दे सकते हो। यानी कि जब आपने उसको कहना होता है ना, मतलब कि ठीक है, यस है, तो आप उसको जो हेड है उसकी जो मूवमेंट जो करवाते हो वो आपके तरह ऊपर से नीचे करवाते हो, ऐसे ही है ना। तो उसको कहते हैं यस यस मूवमेंट कहते हैं। या फिर इन लोगों में क्या होगा, एक तरह से राइट और लेफ्ट मूवमेंट होगी, यानी कि एक तरह से राइट लेफ्ट मूवमेंट होगी, जिसको हम कहेंगे आपकी एक तरह से नो नो मूवमेंट, क्या होगी आपकी तरफ से, नो नो मूवमेंट होगी। ठीक है, तो इन लोगों में क्या होता है कि या तो इनमें एक तरह यस यस की मूवमेंट होगी या इनमें नो नो की मूवमेंट होगी। ये आपको मतलब कि पता चल गया होगा, आपने अक्सर देखा भी होगा, और ये प्रैक्टिकल बात है, कॉमन सेंस की बात है, और आपको पता चल गया होगा कि हेड की मूवमेंट जो होती है ना, ये आपकी किस में आती है, ये आपकी एक तरह से एसेंशियल ट्रीमर्स में आती है। ठीक है, तो ये आपने इसमें हेड में लिखना है। फिर आपने कहना है कि तकरीबन जो इसमें जो लोग होते हैं ना, इनकी वॉइस के अंदर भी क्या होते हैं, इनकी वॉइस के अंदर भी आपकी एक तरह से ये जो आपके एबनॉर्मल आपके एसेंशियल ट्रिमर्स होते हैं ना, ये इनकी वॉइस के अंदर भी आप देख सकते हो। देखो, आपने क्या कहना है, जब आप इनको कहोगे ना कि यानी कि आप जो है वो कुछ कोई लफ्ज बोलो, ठीक है, कोई मतलब कि बात करो, तो जैसी वो बात करेगा ना, तो उनकी क्या होगी, उनकी जो वॉइस होगी, उनकी जो साउंड होगी, उनमें क्या होगी, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन इन साउंड्स। यानी कि जो भी वो बात करेंगे, ठीक है, उनमें एक से वाइब्रेशन होगी। ठीक है, आप समझ सकते हो, जैसे आप सर्दियों में नहाते हो, फिर आप जो किसी से बात करो, तो आपकी वॉइस में क्या होती है, एक वाइब्रेशन होती है। सेम इसी तरह इन लोगों में क्या होता है कि वॉइस के अंदर भी इनकी एक तरह से वाइब्रेशन होती है। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो एबनॉर्मली मूव कर रही होती है। ये आपने इसमें कहना है कि आपके जो एसेंशियल ट्रिमर्स होते हैं, इनका क्या सीन होता है, आपके हैंड्स के अंदर देख सकते हैं, हेड के अंदर देख सकते हैं, और आपकी वॉइस के अंदर भी देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट आपने लिखना है, इन सारे जो ट्रिमर्स होंगे इनके बारे में आपने लिखना है, ये जो सारे ट्रिमर्स हो जाएंगे ना, ये वॉर्स हो जाएंगे, यानी कि ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, ये बदतर हो जाएंगे। ठीक है, जब मतलब क्या पर आपके एक तरह से सस्टेन्ड वोलेंट्री मूवमेंट, ये मैंने अभी बता चुका हूँ आपको, कि जब आप सस्टेन्ड यानी कि कंटिन्यूअस, ठीक है, यानी कि कंटिन्यूअस वोलेंट्री मूवमेंट करवाओगे, यानी कि आपने पहले जो मैंने आपको हैंड का बताया था कि जब वो एक तरह से सीधा स्ट्रेच करता है, तो आप जो है वो इनिशियली तो कम होते हैं, लेकिन जब उसको एक तरह सस्टेन्ड या कंटिन्यूअस उसको कहते हो, वहां पे एक तरह से वही पोजीशन के ऊपर रखो, उसी पोजीशन के ऊपर रखो, तो आप एक तरह सस्टेन्ड या कंटिन्यूअस वोलेंट्री मूवमेंट उससे करवाते हो, तो उसके बाद क्या होता है, उसके हैंड की मूवमेंट इंक्रीज हो जाती थी, ऐसे ही था ना। तो आपने कहना है ये जितने भी ट्रीमर्स होंगे, एसेंशियल ट्रीमर्स, ये मतलब कि वर्स हो जाएंगे विद सस्टेन्ड वोलेंट्री मूवमेंट के साथ, वोलेंट्री मोशन के साथ, या फिर आपके स्ट्रेस, यानी कि जब वो स्ट्रेस वगैरह लेते हैं उसमें आपके ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, या फिर आपका एनजाइटी, या जब वो गुस्सा वगैरह करते हैं तो उस वक्त ज्यादा हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब उनको एक तरह से फटीग होगी, ठीक है, जब वो थके हुए होंगे, उस वक्त उनको ज्यादा होगी। और कॉफी, ठीक है, यानी कि जब वो एक तरह से चाय वगैरह पियेंगे, कॉफी और टी वगैरह पियेंगे, तो उनमें ये भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आपने कहना कि कंटिन्यूस वोलेंट्री मूवमेंट, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, फटीग, कॉफी और टी के अंदर जो है इनकी मूवमेंट जो होगी वो ज्यादा होगी। क्वेश्चन ये है कि आपकी कॉफी और टी के अंदर क्यों ज्यादा होगी। देखो, जिन्होंने आपका सीएनएस की फार्मा में पढ़ी थी, सीएनएस की फार्मा में डिटेल से पढ़ी थी, तो वहां पे मैंने आपको बताया था, ये कॉफी होती है, टी होती है, इनमें क्या होता है, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो आपके सीएनएस स्टिमुलेंट होते हैं। कौन से होते हैं, आपके सीएनएस स्टिमुलेंट होते हैं। देखो, आपने अक्सर सुना होगा कि यार मुझे जो है वो रात के वक्त चाय नहीं पीनी, ऐसा ही है ना। हाँ, फाइन थ्री में हाइपरथायरॉयडिज्म मैंने लिखवाया था आपको। तो आपने कहना कि इसमें क्या होता है कि आपका एक तरह से जो मतलब कि अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि यार मैंने रात को चाय नहीं पीनी क्योंकि मुझे जनाब रात को जो है वो नींद नहीं आएगी। क्यों, वजह क्या है, वहां पे मैंने आपको बताया था कि क्योंकि ये जो टी वगैरह होती है, कॉफी वगैरह होती है, इनमें क्या होती है कि आपकी मिथाइल xanthine वगैरह होती हैं। ठीक है, ये प्रॉपर उनमें जो इन आपके कुछ कंटेंट्स होते हैं वो वहां पे हमने डिस्कस किए थे, तो वो आपके सीएनएस को एक तरह से एक्टिव कर देते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कुछ लोग जनाब आपके जो जैसे चाय वगैरह पीते हैं तो वो फ्रेश फील करते हैं, क्योंकि उनका जो सीएनएस होता है, उनका जो सीएनएस होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है। लेकिन इन लोगों के अंदर, जो ट्रिमर्स के लोग होते हैं, इनके अंदर बेचारों के अंदर ऑलरेडी जो सीएनएस होता है वो आपका एक तरह से एक्टिव होता है, एक तरह से वो एक तरह से बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, जिससे मैंने पहले कहा। तो जब आप चाय वगैरह दोगे, कॉफी वगैरह दोगे, तो उनका जो सीएनएस होगा वो और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। उसकी वजह से उनका जो जो ट्रीमर्स होंगे, एसेंशियल ट्रीमर्स जो होंगे, ये और ज्यादा वर्स हो जाएंगे, ये और ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने इसमें कहना है कि एसेंशियल ट्रीमर्स का ये सारा सीन आता है। तो आपने कहना है कि फिर इनको एक तरह से ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट के लिए आपने जो ड्रग्स वगैरह लिखनी है, आपने कहना है कि जो इनका एक तरह से ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट के लिए आप जो है वो आपके पास एक ड्रग है जिसको उसने लिखा हुआ है कि आपका प्रोप्रानोलोल। ठीक है, प्रोप्रानोलोल। ठीक है, आपने कहना प्रोप्रानोलोल होता है, ये आपके एक तरह से नॉन सेलेक्टिव
बीटा ब्लॉकर होता है, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है। अब वजह क्या है, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जो है आप इस पेशेंट के अंदर दे रहे हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि आपके जो बीटा टू रिसेप्टर होते हैं, बीटा टू रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, आपके स्केलेटल मसल्स के ऊपर होते हैं। ऐसे ही ना आपके स्केलेटल मसल के ऊपर कौन से रिसेप्टर होते हैं, बीटा टू रिसेप्टर्स होते हैं ना। तो आपका क्या हो रहा है, आपकी जो हैंड है, ठीक है, आपकी जो हैंड है इनकी क्या हो रही है, abnormal मूवमेंट हो रही है। abnormal मूवमेंट क्यों हो रही है भाई, क्योंकि अब आपके सीएनएस से abnormal इंपल्सेस जनरेट हो रहे हैं, वो आपके स्केलेटल मसल के ऊपर जो बीटा टू रिसेप्टर्स उनको स्टिमुलेट करें। जब वो बीटा टू रिसेप्टर को और ज्यादा स्टिमुलेट करेंगे तो उनको जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होगी वो और ज्यादा हो जाएंगी। तो हमने क्या करना है, हमने उसको एक तरह से ऐसा ड्रग देनी है, ऐसी ड्रग देनी है जो बीटा टू रिसेप्टर को ब्लॉक करे। जब वो बीटा टू रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी तो वो आपके स्केलेटल मसल के ऊपर जो बीटा टू रिसेप्टर है वो इनहिबिट हो जाएंगे, तो आपके स्केलेटल मसल की मूवमेंट नहीं हो सकेगी। तो आपने एक देना है, आपको प्रोप्रानोलोल दे देना है, ठीक है। फिर आपने क्या देना है, आपने जनाब इसमें जो और ड्रग दे दी है वो आपकी एक तरह से प्राइमीडोन, ठीक है। कौन सी ड्रग है, आपकी एक तरह से प्राइमीडोन है, ठीक है। प्राइमीडोन है। प्राइमीडोन क्या है, आपकी बारबीचूरेट्स है, बारबीचूरेट्स है जिसमें पेंटोबार्बिटल वगैरह आता है। ये भी आपके सीएनएस डिप्रेसेंट है, ये आपके सीएनएस को डिप्रेस करती हैं, प्राइमीडोन, ठीक है। तो ये आपने कहना है। अब ये मतलब कि ये हम बातें तो कर रहे हैं कि यार इन पेशेंट के अंदर जो है ना हम ये ड्रग दे सकते हैं, वो ड्रग वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा, बट नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर हार्ट पर एक्ट नहीं करेगी। मैं भी आपको बताता हूँ, इसमें आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आपको क्लियर करवा देता हूँ। अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका क्या होता है कि ये आपका जितने भी आपके जो ड्रग्स वगैरह है ना, अभी हम इनमें ड्रग्स वगैरह तो दे रहे हैं, लेकिन याद रखें कि जितने भी आपके न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होती है ना, जो भी आपकी ब्रेन की डिजीज होती हैं, ये मतलब कि ट्रीट नहीं होती, ठीक है। ये आपकी एक तरह से ट्रीट नहीं होती क्योंकि आपके ब्रेन का जो पार्ट डैमेज हो जाता है उसको एक तरह से दोबारा से रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है। ये हम आगे भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जब हम न्यूरो सर्जरी करेंगे ना इसके बाद, ठीक है, जैसे न्यूरो सर्जरी स्टार्ट करेंगे इसी मतलब कि नर्वस सिस्टम के अंदर ही मैं आपको करवाऊंगा, तो वहां पे मैं आपको कंप्लीट इसका सारी चीजें बताऊंगा। सिर्फ यहाँ पे आपको जो है वो थोड़ी सी बता दूं, हेलो आई करवा दूं कि आपने कहने जितने भी आपकी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होंगी ना, ये मतलब कि ट्रीट नहीं होती, ये इरिवर्सिबल होती हैं, ये ट्रीट नहीं होती। हाँ अलबत्ता सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए सिम्टम्स वगैरह को ठीक करवाने के लिए जो है ना वो हम ड्रग्स वगैरह दे देते हैं। पार्किंसन में भी मैंने आपको लिखवाया था, अल्जाइमर डिजीज में भी लिखवाया था, ठीक है। तो उनमें जनाब सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए जनाब हम ड्रग्स वगैरह देते हैं। अलबत्ता उस डिजीज को जो है वो, हाँ जी बिल्कुल, परमानेंट जो हमने वहां पे पढ़ा भी था आपके उसके अंदर बायोकेम के अंदर। तो आपने कहना है कि ये जो आपकी डिजीज को जड़ से उखाड़ना, जड़ से खत्म करना, ये मतलब कि तकरीबन इम्पॉसिबल ही है, ठीक है। तो सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए अब आते हैं कि जो मतलब कि आपने डॉक्टर काशिम मंजूर ने जो है वो आपने बताया था कि जनाब ये जो ड्रग्स होंगी ना, ये मतलब कि आपकी उसके ऊपर एक्ट नहीं करेंगी दूसरी हार्ट के ऊपर। तो आपने कुछ इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिखने हैं कि जो आपकी प्रोप्रानोलोल होती है ना, ठीक है, जो आपके प्रोप्रानोलोल होती है, अगर वो पेशेंट हो, ठीक है, किसका पेशेंट हो, अपने से पहले ऊपर लिखना है प्रोप्रानोलोल जो होती है ना, ये आपकी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस में, अगर वो पेशेंट आपके पास है, बूढ़ा बाबा आपके पास आता है, ठीक है, अगर वो पेशेंट आपके पास आए, उसको क्या हो, उसका हार्ट ब्लॉक हो, क्या हो, हार्ट ब्लॉक हो, एक बात, ठीक है। अगर वो पेशेंट है उसकी हिस्ट्री ये हो तो उसको एक तरह से मतलब कि अनस्टेबल हार्ट फेलियर हो, क्या हो, एक तरह से अनस्टेबल हार्ट फेलियर हो, ठीक है। उसमें एक तरह से हार्ट फेलियर, हार्ट ब्लॉक हो, हार्ट फेलियर हो, ठीक है। या फिर उसमें क्या होता है, उसमें एस्थमा हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें एस्थमा हो, ठीक है। जो उसको एक तरह से टाइप वन डायबिटीज मिलाइटस हो, टाइप वन डायबिटीज में लिखें, ये एमसीक्यूज हैं, ये सारे एमसीक्यूज आपको आने चाहिए। मैंने आपको फार्मा में मतलब कि कंप्लीट बताया था ये सारा सीन, ठीक है। और अब मैंने आपको कुछ वहाँ पे जो कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वो भी मैंने आपको बताई थी। तो मैं मतलब कि वहाँ पे डिटेल से तो नहीं जा सकता, हाँ अलबत्ता आपको कुछ यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज या कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकता हूँ कि आपका जो प्रोप्रानोलोल है ये नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, किसी भी जनाब बीटा के ऊपर जनाब ये एक्ट कर सकता है। पेशेंट आपके पास आता है, उसको क्या है, एसेंशियल ट्रीमर्स भी हैं, हाँ, उसको एक तरह से हार्ट ब्लॉक है, उसको एक तरह से अनस्टेबल हार्ट फेलियर, उसको एस्थमा है, उसको टाइप वन डायबिटीज मिलाइटस है। तो आपने ये जो है ये ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इसको आपने नहीं देना, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आप आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो ट्रिमर इसमें रह गया था वो कौन सा है वो हम देखते हैं, और हम मतलब कि हमारा कौन सा रह गया था, आपका फिजियोलॉजिकल ट्रिमर, राइट। हाँ हमारा जो है फिजियोलॉजिकल ट्रिमर्स रह गया था, हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल ट्रिमर्स का क्या सीन होता है, फिर हम जो वो आगे बढ़ते हैं। आई होप सो कि आपको समझ आ रही होगी, लेकिन अगर आप फिर भी अगर आपने कोई क्वेश्चन है तो वो भी मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने कोई क्या मसले मसाइल हैं, तो मैं उसको एक तरह से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। आपने कहना कि आपके जो ट्रिमर्स होंगे वो कौन से होंगे, वो होगी आपके एक तरह से फिजियोलॉजिकल ट्रिमर्स, कौन सी आपके एक तरह से
फिजियोलॉजिक ट्रिमर्स, कौन से फिजियोलॉजिक ट्रिमर? देखिए फिजियोलॉजिक ट्रिमर आपने समझना है कि ये जो ट्रिमर्स होते हैं ना ये नॉर्मल होते हैं, ठीक है। ये जो ट्रिमर्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल का क्या मतलब है, यानी कि ये नॉर्मल ट्रिमर्स हैं। देखो सिंपली जो है, अक्सर लोग होंगे जो मतलब कि काफी कमजोर होंगे, ठीक है, वीक होंगे, तो जब वो अपने हाथों को मतलब कि बाहर की तरफ स्ट्रेच करते हैं तो आप उनके हाथों की मूवमेंट देख रहे होते हैं। तो मतलब जब आप बहुत ज्यादा उनके हाथों के उनको हाथों को एब्जॉर्ब करोगे ना बहुत ज्यादा, तो आप जो है वो थोड़ी बहुत उनमें जो है हाथों की मूवमेंट एबनॉर्मल देख सकते हो, ठीक है। लेकिन वो आपकी तरह फिजियोलॉजिकल होती है, वो नॉर्मल होती है, उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। अब वजह क्या है, मतलब कि जनाब उनमें जो है वो आपकी एक तरह से माइल्ड, मैंने बहुत ही कम जो है वो एबनॉर्मल हाथों की मूवमेंट हो रही है। वजह क्या है, ठीक है। तो एक तो ये नॉर्मल है, इस बात में वजह ये होती है कि यार पहले तो वो बेचारे जो आते हैं वो कमजोर ही होते हैं, ठीक है, कमजोर होते हैं, ठीक है। दूसरी क्या होती है, ग्रेविटी का भी तो असर होता है, ग्रेविटी का भी तो असर होता है। तो इनमें एक तरह से जो ग्रेविटी होती है वो भी क्या करती है, आपके जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर भी उसका अफेक्ट होता है। तो वो आपकी एक तरह से ये प्रॉपर जो मूवमेंट होती है वो करवा रही होती है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल ट्रिमर ऐसे ट्रिमर्स होते हैं जो नॉर्मली आपके प्रेजेंट होते हैं। अगर आप देखना चाहो तो किसी जो लड़के हैं, ठीक है, उनको आप खड़ा कर सकते हो, उसके हाथों को सीधा स्ट्रेच करवा सकते हो, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था। जो वहां पे आपके बाबा जी की एग्जांपल देके एसेंशियल ट्रिमर्स, तो आप उसके हाथों को जो है वो डीपली ऑब्जर्व करोगे ना तो थोड़ी बहुत आप मूवमेंट देख सकते हो। तो जो ग्रेविटी का मतलब कि असर होता है, ये सारा सीन होता है। अब आपके ये तीनों ट्रिमर्स होंगे, ठीक है, ये तीनों ट्रिमर्स आपको पता चल गया, लाइक आपके एक तरह से जो पोस्टरल थे। अब हम आते हैं कुछ और जो ट्रिमर्स हमने लिखवाए थे, ठीक है, जिस तरह आपका क्या था, आपके एक तरह से फंक्शनल ट्रिमर्स था, सॉरी आपका फ्लैपिंग, ठीक है, कौन सा आपका एक तरह से फ्लैपिंग ट्रिमर्स था। फ्लैपिंग ट्रिमर्स को हम देख लेते हैं कि फ्लैपिंग ट्रिमर्स का क्या सीन होता है। देखो फ्लैपिंग ट्रिमर्स मैंने बताया था आपको बायोकेम के अंदर किस में देखते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको पहले कंडीशन लिखवा देता हूँ किस किस में देखते हैं, फिर मैं आपको एक तरह से दिखाता हूँ कि इनमें क्या मतलब कि आप कैसे जनाब इनमें एब्जॉर्ब कर सकोगे। तो आपने कहना कि आपका पहली वही बात कि हाइपर अमोनीमिया में देख सकते हैं, किसमें हाइपर अमोनीमिया, ऐसे पेशेंट में अमोनिया के लेवल ज्यादा हो उसमें हम देख मतलब कि ये फ्लैपिंग ट्रिमर्स जो है वो देख सकते हैं। वहां पे क्या होता है, आपका लीवर फेलियर, ठीक है, क्या होता है कि अगर आपका लीवर फेलियर हो, और मतलब कि जहरी सी बात है, लीवर फेलियर होगा तो आपको एक तरह से हाइपर अमोनीमिया होगा, ठीक है। तो आपने कहना कि इसमें हाइपर अमोनीमिया में हम देख सकते हैं। उसके अलावा मतलब लीवर फेलियर में भी हम देख सकते हैं। विल्सन डिजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपकी जो विल्सन डिजीज होती है उस विल्सन डिजीज में भी देख सकते हैं। विल्सन डिजीज से क्या मुराद, यानी कि विल्सन डिजीज में भी आपको पता है कि आपको जो कॉपर होता था, ठीक है, अगर नहीं पता तो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे बायो कैम्प के अंदर, मैं इनको बता चुका हूँ, लाइक इसके जो की एफ रिंग होती है, ये सारी कंडीशन मैं बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन अभी मतलब कि अगर जिनको नहीं पता, आपने सिंपली ये समझना कि जो कॉपर होती है ना, वो कॉपर आपके डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर अकोमुलेट हो जाती है। कॉपर ब्रेन के अंदर अकोमुलेट हो सकती है, आपकी जो लीवर होता है इसके अंदर अकोमुलेट हो सकती है, ठीक है। तो उसको हम विल्सन डिजीज कहते हैं। तो विल्सन डिजीज में एबनॉर्मल जो कॉपर होती है वो आपके ब्रेन आपके लीवर में अकोमुलेट हो जाती है। जब भी आपको कोई मेटल अकोमुलेट होता है तो आपको पता है कि मेटल जो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करता है, जब फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करेगा तो ये आपके उस ऑर्गन्स के अंदर जिसके अंदर अकोमुलेट होगा उसको एक तरह से डैमेज करेगा। फ्री रेडिकल क्या होते हैं हम डिटेल से पढ़ चुके हैं बायोकेम के अंदर। तो ये जो कॉपर होगा ये आपके उस ब्रेन को लीवर को डैमेज कर सकता है, तो वहां पे ये सारी कंडीशन आपको दिखाई दे सकती हैं। ब्रेन को डैमेज करेगा, एबनॉर्मल इंपल्सिस जनरेट होंगी तो वो आपके ट्रिमर्स करवाएगा, ठीक है। तो ये आपने कहना है। फिर आपने कहना है कि इसमें क्या होता है, इसमें ये सीन होता है कि जो आपका रीनल फेलियर होता है, ठीक है, आपने कहना है रीनल फेलियर, ठीक है, अगर एक पेशेंट है उसको है रीनल फेलियर, रीनल फेलियर में भी हम देख सकते हैं। वजह क्या है कि जनाब रीनल फेलियर में भी आप देख सकते हो। तो आपने याद रखना कि जिस पेशेंट के अंदर रीनल फेलियर होता है उसमें क्या होता है कि आपके हाइपर यूरिसीमिया होता है। क्या होता है आपके हाइपर यूरिसीमिया, हाइपर यूरिसीमिया का क्या मतलब होता है कि आपकी ब्लड के अंदर जो यूरिया का लेवल होता है वो बढ़ जाता है। जैसे अमोनिया जो होता है वो यूरिया, यूरिया साइकिल आपको पता था ना, जो यूरिया साइकिल हमने डिस्कस किया था, तो आपका अमोनिया होता है वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता था। यूरिया आपके किडनी के थ्रू आपके यूरिन के थ्रू बाहर चला जाता था। लेकिन एक पेशेंट में रीनल फेलियर है, उसका गुर्दा ही उड़ चुका है, तो वो आपके यूरिन को प्रॉपर नहीं बना सकेगा। उसने यूरिन को जब नहीं बनाएगा तो आपका जो यूरिया होगा वो आपके ब्लड के अंदर अकोमुलेट होगा, और यूरिया जब आपके ब्लड के अंदर अकोमुलेट होता है तो ये आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को जाके जो है वो डैमेज कर सकता है। आपके हार्ट को डैमेज कर सकता है, आपके एक तरह से एंडोकार्डाइटिस करवा सकता है, आपके लीवर को डैमेज करवा सकता है, आपके ब्रेन को डैमेज करवा सकता है। ये सारी कंडीशन लाइक इसमें यूरिया के लेवल इंक्रीज होने की वजह से आपको सारी कंडीशन मिल सकती है। अब हम देखते हैं और कौन सी कंडीशन के अंदर हम देख सकते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर हम देख सकते हैं। रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर क्यों देख सकते हैं भाई, रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर इस वजह से देख सकते हैं क्योंकि
आपको पता है कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को आपने नॉर्मली जो वो अपनी सांस के जरिए आपकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करना होता है, लेकिन रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या होगा, आपके हाइपर कैपनिया हो जाएगा। हाइपर कैपनिया से क्या मुराद है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और जब भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर अकोमुलेट होती है और डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज करती है। ब्रेन को डैमेज करवा सकती है, ठीक है, आपकी आई को डैमेज करवा सकती है, आपकी लीवर को डैमेज करवा सकती है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी फाइब्रोसिस करवाती है, ठीक है, क्या करवाती है, फाइब्रोसिस करवाती है, वहां पे जो है वो उनको डैमेज करवाती है। ये सारी कंडीशन इनमें हम देख सकते हैं, ठीक है, हाइपर अमोनीमिया में, विल्सन डिजीज में, रीनल फेलियर में, और एक तरह से रेस्पिरेटरी फेलियर में हम देख सकते हैं आपके फ्लैपिंग ट्रिमर्स। अब क्वेश्चन ये कि हम इनको कैसे देख सकते हैं, मतलब कि आपके अगर हमारे पास पेशेंट आए, ठीक है, तो हम जनाब उसमें जो है सारी कंडीशन जो होती है एस्ट्रोसाइडेमिक हाइपरमोनिया सो ट्रिमर बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। आपने वो पढ़ा था जो मतलब कि ग्लूटामीन का कॉन्सेप्ट सारा सीन होता था, ग्लूटामीन वाला। अच्छा, तो इसमें आपने कहना कि हमने जो है वो कैसे मतलब कि मतलब कि पेशेंट को जनाब हम देख सकते हैं, ठीक है। जब पेशेंट आपके पास आएगा ना, ठीक है, आपने सिंपली उसको क्या करना है, बाबा जी आपने जो हाथ शरीफ है ना, ठीक है, उन हाथ जो आपके बाजू होंगे उनको फैलाओ। हाथ को जब वो फैलाएगा ना, आपने कहना है कि जो उसका रिस्ट जॉइंट होगा, कौन सी जो उसको रिस्ट जॉइंट होगी, उसको एक तरह से क्या करेगा, वो एक तरह से ऊपर की तरह ऊपर की तरफ लेकर जाएगा, यानी कि अपने हाथों को ऊपर की तरफ जो है वो लेकर जाएगा। ये आपने इसमें कहना है। क्या आपने कहना है कि आपने कहना जो आपके पास पेशेंट आएगा ना, आपने उसमें ये कहना है कि जो आपके एक तरह से एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट, ठीक है, तो आपने कहना कि आपके जो बाजू होंगे, जो आर्म्स होंगे, उनको एक तरह से क्या करे, उनको आउट स्ट्रेच करे, यानी कि बाहर की तरफ फैलाए, और रिस्ट को क्या करे, एक्सटेंड करे, यानी कि जो रिस्ट होगी उसको एक तरह से ऊपर की तरफ लेकर जाए। जब वो अपने रिस्ट को, यानी कि आपके जो हाथ होंगे उसको ऊपर की तरफ लेकर जाएगा ना, तो वो मतलब कि कुछ अरसे के लिए तो अपने हाथों को उसी एक्सटेंडेड पोजीशन के ऊपर तो रख सकेगा, लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ जो आपके ये जो आपके हाथ होंगे जो ऊपर की तरफ उसने एक्सटेंड किए होंगे, उसको वही पोजीशन के ऊपर मेंटेन करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उसके जो हाथ होंगे ना, वो कभी नीचे आ जाएंगे, कभी ऊपर चले जाएंगे, कभी नीचे आएंगे तो कभी ऊपर। तो इसको हम कहते हैं आपके फ्लैपिंग ट्रिम। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से, ठीक है, मैंने आपके लिए जो है वो पिक्चर शरीफ निकाली थी, ठीक है, वहां से हम दोबारा ले लेते हैं। ये वाला सीन होता है इनमें, ठीक है। आई होप सो कि आपको जो है वो पिक्चर जो है वो नजर आ रही होगी। आपने ये देखी, इनमें क्या होता है, आपने ये जो खड़ा है, ठीक है, मुर्दा शरीफ। अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि आपने, तो इसमें क्या कहना है कि जो आपने जो हाथ होंगे इनको सामने आउट स्ट्रेच करना है। आपने जो रिस्ट होता है इनमें क्या करना है, रिस्ट को एक्सटेंड करवाना है, रिस्ट को क्या करना है, ऊपर की तरफ लेकर जाएगा। जैसे ही वो वक्त गुजरने के साथ साथ क्या करेगा, उसके जो हाथ होंगे उनकी क्या मूवमेंट जो होगी ना, वो एक तरह से कभी नीचे आ जाएगी, कभी ऊपर चली जाएगी, मतलब कि उसी पोजीशन के ऊपर प्रॉपर मेंटेन नहीं कर सकेगा। तो इसको हम कहते हैं एस टी रेक्सिस भी कहते हैं और फ्लैपिंग ट्रिमर। ये आपने याद है, एस टी रेक्सिस और फ्लैपिंग ट्रिमर्स को एक ही कहते हैं। आपने इसके बारे में परेशान नहीं होना। अब आई होप सो कि आपको ये भी पता चल गया होगा। और दूसरा जो मैं आपको एसेंशियल ट्रिमर्स का बता रहा था, जो आपके एक तरह से एसेंशियल ट्रिमर्स थे ना, वो मैं आपको बता रहा था उनका क्या सीन होता है, वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ये एसेंशियल ट्रिमर्स होते हैं, आपने उसको हाथों को जो है वो स्ट्रेच करवाना है, ठीक है, जैसे स्ट्रेच करवाओगे आपने हाथों की मूवमेंट उसको देखनी है। तो ये मतलब कि जो उसके हाथों की जो मूवमेंट अगर आप देख सकते हो, ठीक है, जो उसने एक तरह से थोड़ा सा हाथ प्रॉपर बनाया हुआ है और साथ उसने उसका साया बनाया हुआ है, शेडो बनाया हुआ है, तो ये आपकी एबनॉर्मल मूवमेंट वो दिखा रहा है कि इसका हाथ कभी इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं, कभी इधर होते हैं, ये सारा सीन इसमें होता है। ये एसेंशियल ट्रिमर्स वाला सीन होता है। हाँ, इन लोगों में एक और कंडीशन भी होती है। इन लोगों में ये होता है ना, मतलब अगर इनको आप कहोगे कि यार इस कॉपी के ऊपर कुछ लिखो, ठीक है, इस कॉपी के ऊपर कुछ लिखो, ड्राइंग वगैरह करो, कोई भी सीन करो, तो नॉर्मल जो बंदा होगा ना वो मतलब इस तरह सही तरह ड्राइंग वगैरह कर लेगा, ठीक है, यानी कि उसको अगर आप कहोगे कि एक सर्कल बनाओ, स्पाइरल बनाओ, तो वो बना लेगा। लेकिन ये जो आपका जेंशियल ट्रिमर वाला, क्योंकि उसका हाथों की मूवमेंट एबनॉर्मल हो चुकी है, ठीक है, हाथों की मूवमेंट एबनॉर्मल होने की वजह से उसका जो सर्कल होगा वो कुछ मतलब कि एबनॉर्मल बनेगा, ठीक है। लाइक ये जो ट्रिमर्स होंगे ना, आप कह सकते हो उसकी जो है कॉपी होगी, ठीक है, जो आपकी नोटबुक होगी, वो मतलब कि उस नोटबुक जो होगा ना उसके ऊपर उसकी जो राइटिंग वगैरह वो सही तरह नहीं होगी। ये आपने इसके अंदर कहना है। आई होप सो कि आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा आपके फ्लैपिंग ट्रिमर्स वाला। अब हम देखते हैं कि आपके और कौन से ट्रिमर्स रह गए हैं। इसके अलावा आपने कहना है कि जो आपके ट्रिमर फंक्शनल ट्रिमर्स कौन से आपके तरफ से फंक्शनल ट्रिमर्स, फंक्शनल ट्रिमर्स रह गए थे। फंक्शनल ट्रिमर सिंपली बात है, ये जो लोग होते हैं फंक्शनल ट्रिमर्स, फंक्शनल ट्रिमर्स, अब आप जब भी आप जो है वो आपके एक तरह से प्रैक्टिस करोगे ना, ठीक है, तो आपको क्या काफी इस तरह के लोग मिलेंगे फंक्शनल ट्रिमर, लाइक फंक्शनल डिजीज वाले, ठीक है, यानी कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट मिलेंगे। अब फंक्शनल ट्रिमर्स का क्या मतलब है, आपने सिंपली लिखना है कि ये जो लोग होंगे ना ये क्या होंगे, आपके तरह से आपने लिखना है कि ड्रामेबाज लोग होंगे। ड्रामेबाज लोगों से क्या मुराद है, ड्रामेबाज लोगों ये मुराद होगा कि जनाब इनमें
अपने हाथों को भी ना वैसे ही एबनॉर्मल मूवमेंट करवाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब नॉर्मल जो मूवमेंट होगी वो ऐसे ही मतलब कि करवाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जब हम प्रॉपर एब्जॉर्ब कर रहे होंगे ना उनके हाथों को, तो उनकी जो मतलब कि जानबूझ के अपने हाथों की जो मूवमेंट होगी ना वो इंक्रीज कर लेंगे, कि यानी ऐसा लगेगा कि उनको ट्रिमर्स हैं। लेकिन जब हम उनके साथ प्रॉपर बात करना स्टार्ट कर देंगे ना किसी और मौजू के ऊपर, कि तो उनके जो ट्रिमर्स होंगे ये ठीक हो जाएंगे, ठीक है। मतलब अब क्या मतलब है कि हमने जब उनको मतलब कि जब हमारा प्रॉपर फोकस था आपके ट्रिमर के ऊपर, तो वो मतलब कि कर रहे थे वहां पे सारा सीन। लेकिन जब हमने उसके किसी और मौजू के ऊपर बात की, तो वो मतलब कि भूल चुके थे कि मैंने ड्रामा वगैरह जो है वो करना था, ठीक है। तो मतलब कि एक्टिंग वगैरह करनी थी। तो जब उनके बात करेंगे तो उसके जो ट्रिमर्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे। ये सारा इसमें होता है, आपके फंक्शनल ट्रिमर्स होते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपको पता चल गया होगा। अब इसके अलावा और कौन कौन सी कंडीशंस है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, फिर जो है हम देखते हैं कि इनका और क्या क्या सीन है। अच्छा जी, इसमें जो और चीज रह गई है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, एक प्रॉपर जो है इसका मतलब जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो मैं इंशाल्लाह कल आपको बताऊंगा। लेकिन आपने इसमें देखना है कि आपके हेमीबलिस्मस क्या होता है, आपका हेमीबलिस्मस। देखो हेमीबलिस्मस में आपने क्या याद रखना है, हेमीबलिस्मस से होता कुछ यूं है कि आपकी बॉडी की, ठीक है, आपकी बॉडी के एक हाफ की, यानी कि चाहे वो राइट हाफ हो या लेफ्ट हाफ हो, उसकी एक तरह से अबनॉर्मल मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम कहते हैं हेमीबलिस्मस। यानी कि ये जो लोग होंगे ना इनमें क्या होगा कि जो एक तरह से सब थैलेमिक एरिया होगा, जो सब थैलेमिक न्यूक्लियस होगा, इसको आपने समझना है। देखो हमने पढ़ा था ना कि आपका थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, सब थैलेमस होता है, मीटन थैलेमस होता है, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। तो इन लोगों के अंदर क्या होगा कि जो उसका सब थैलेमस होगा, ये सब थैलेमस डैमेज हो जाएगा। जब ये सब थैलेमस डैमेज हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि एबनॉर्मल इंपल्सेस जनरेट होंगी। जब एबनॉर्मल इंपल्सेस जनरेट होंगी तो ये आपकी बॉडी के एक साइड के ऊपर जो होगा ना, आपके लाइक बाजू होगा, और साथ आपके जो एक तरह से लेग्स वगैरह उनकी एबनॉर्मल मूवमेंट करवाना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ कॉन्ट्रालेटरल, ये आपका जो ट्रैक वाला कॉन्सेप्ट था उसमें आता है। लेकिन आपको जो सारे यहाँ पे जो है वो जिन्होंने ज्वाइन किया उनको ये तो पता होता है ना कि जो फॉर एग्जांपल जी आपका लाइक अगर आपका ब्रेन है तो ब्रेन का दो हाफ होते हैं, राइट और लेफ्ट होता है। लाइक आपका राइट हेमिस्फेयर होता है, लेफ्ट हेमिस्फेयर। जो आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है, फर्स्ट मैं कहता हूँ ये आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर, जो आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है वो आपकी राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर होता है, ऐसे ही है ना। यानी कि जो लेफ्ट साइड होता है, मतलब इतना तो पता होगा आपको कि लेफ्ट साइड जो लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है ब्रेन का, वो आपकी राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर होता है। और जो आपका क्या होता है कि जो आपका एक तरह से आपका राइट हेमिस्फेयर होता है, जो ब्रेन का राइट हेमिस्फेयर होता है, वो आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर होता है, ऐसे ही है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यार ये जो लोग है ना, ये जो मतलब कि आपके हेमीबिलिस्मस वाले, इनमें अगर जो है वो आपके जो मतलब कि ये जो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर है, जो आपका लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, उसका में क्या होता है कि उसमें फॉर एग्जांपल उसका जो सब थैलेमस है, जो सब थैलेमिक एरिया है, अगर वो डैमेज हो चुका है, जब वो डैमेज हो चुका है तो इसमें में क्या होगा, एबनॉर्मल इम्पल्सी जो है वो जनरेट होना स्टार्ट करेंगी। तो ये क्या करेंगी, जो उसका राइट साइड ऑफ द जो राइट हाफ ऑफ द बॉडी होगी, यानी राइट हाफ ऑफ द बॉडी होगी, उसमें क्या होगी, एबनॉर्मल मूवमेंट करवाना स्टार्ट कर देगा। तो इसको हम कहते हैं हेमीबिलिस्मस। यानी कि सडन अचानक होगा वाइल्ड फ्लाइंग ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, यानी कि उसकी जो बॉडी होगी वो इस तरह होगी जैसे वो उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है, ठीक है। यानी मैं भी आपको इसकी वीडियो भी दिखाता हूँ, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। सडन वाइल्ड फ्लाइंग ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी। कॉन्ट्रालेटरल, इप्सिलेटरल होता है उसी साइड के ऊपर, हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रालेटरल यानी कि अपोजिट साइड के ऊपर सब थैलेमिक न्यूक्लियर। यानी कि जब आपका राइट का मतलब कि राइट का सब थैलेमिक उड़ चुका है तो लेफ्ट में जिस कंडीशन होगी, अगर लेफ्ट थैलेमस जो है उसमें कोई मसला है तो राइट बॉडी में ये सारी कंडीशन होगी। तो ये होता है आपका एक तरह से हेमीबलिस्मस। दूसरा ये भी हम देख लेते हैं मायोक्लोनस का जो टर्म है, ठीक है। फिर मैं आपको प्रॉपर वीडियो दिखाता हूँ, फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। मायोक्लोनस आपने कहना है कि इसमें भी क्या होता है कि आपके जो बॉडी होती है ना उसमें क्या होता है, सडन ब्रीफ अनकंट्रोल मसल कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि आपको जब वो अचानक जो होता है ना आपके मसल की जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, बहुत ज्यादा मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, इसमें आपको जर्क यानी कि झटके वगैरह लगते हैं, हिकअप्स वगैरह जो होती है, आपको हिचकी वगैरह आती है। ये हो सकता है। इसमें क्या ये किस कंडीशन में हम देख सकते हैं, मेटाबॉलिक लाइक आपके रीनल और लीवर फेलियर के अंदर, क्योंकि इन दोनों कंडीशन में आपको बता चुका हूँ, हाइपरमोनीमिया का केस होगा, ठीक है, और इसमें क्या हाइपर यूरिसीमिया का केस होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये दूसरी डिजीज जो होगी ना ये आगे हमने जाके पढ़नी है, इस बारे में आपने परेशान नहीं होना। मायोक्लोनस में आपने सिर्फ ये याद रखना है कि इसमें क्या होता है कि सडन ब्रीफ अनकंट्रोल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आपको जर्क्स वगैरह मतलब कि हिकअप्स वगैरह हो सकते हैं। और ये आपका लाइक रीनल फेलियर और आपके एक तरह से आपके लीवर फेलियर में हम देख सकते हैं, यानी कि ये आपके सेकेंडरी होते हैं। यानी कि जब आपका रीनल फेलियर होगा तो हाइपर यूरिसीमिया आपके ब्रेन के ऊपर अफेक्ट करेगा,
और आपका जो आपका लीवर होगा डैमेज, तो आपका जो एक तरह से अमोनिया होगा वो आपके ब्रेन के ऊपर जो ब्रेन को डैमेज करेगा। ये सारे ऑप्सोक्लोनस मायोक्लोनस सीन इन नेफ्रोब्लास्टोमा, बिल्कुल उसमें डांसिंग लाइक मूवमेंट होती है, यानी कि आपकी आई की और आपकी एक तरह से जो लेग्स होती है ना उसमें डांसिंग लाइक मूवमेंट होती है, वो भी हम उसमें देखते हैं। ये मायोक्लोनस का जो होती है ना, हमें एक तरह से आपके टोनिक क्लोनिक कॉन्ट्रेक्चर होता है। ये हम सीजर का जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, सीजर वाला टॉपिक, उसमें आपको मजीद क्लियर हो जाएगा ये आपका मायोक्लोनिक सीजर क्या होता है, टोनिक क्लोनिक सीजर क्या होते हैं, ग्रैंड माल डिफॉर्मिटी यानी कि आपके ग्रैंड माल जो आपके सीजर होते हैं वो क्या होते हैं, हम इंशाल्लाह उनको डिटेल से वहां पे पढ़ेंगे। ऑप्सोक्लोनस मायोक्लोनस में हमने सिर्फ ये देखना है। ऑप्सोक्लोनस में आपकी आई इन्वॉल्व हो जाती है, तो ये आपकी क्या होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। और ये कौन कौन सी कंडीशन में होती है ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो दूसरी कंडीशन होती है ना, ठीक है, वो मैं आपको पहले ये सारी कंडीशन लाइक मैं आपको वीडियो दिखा दूं, फिर मैं आपको दूसरी अगर टाइम हो तो मैं आपको एक्सप्लेन